लेडीज एंड जेंटलमैन, फ्रेंड्स एंड फेलोज, तमाम छोटे बड़े अंकल आंटीज जो हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले वो तमाम लोग जो अभी ट्यून इन किए हुए हैं FM 105, वेलकम टू आवर स्टेशन। तमाम सुनने वालों को बिलेटेड ईद मुबारक। मैं अपनी मसरूफियत की वजह से ईद के प्रोग्राम्स नहीं कर सका। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन आई एम हियर ऑन द 4th डे। अगर मनाना है वेल, वो तमाम लोग जो ट्यून इन किए हुए हैं FM 105, आप लोग अपनी हाजिरी लगा सकते हैं। अपने मोबाइल के क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज के ऑप्शन में जाएं तो लिखें HOT हॉट, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपना SMS भेज दें 1313 पे। My name is Minhaj Ali Askari. This is FM 105 and welcome to the Late Night Horror Show. अगर ये आपका आज पहला दिन है हमारा प्रोग्राम सुनने का, तो सबसे पहले खुश आमदीद। इस प्रोग्राम में यूजुअली लोगों को पता है कि क्या होता है, लेकिन वो तमाम लोगों के लिए मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं जो आज पहली बार सुन रहे हैं। जिस शहर में, जिस घर में, जिस इलाके में, जिस जगह भी हम इंसानों का बसेरा है, वहां पे सिर्फ हम ही नहीं रहते। बिल्कुल आपने अपने दिमाग में एक दुरुस्त जवाब बनाया है, बिल्कुल जानवर भी रहते हैं और कई सारी मखलूक हैं जो इधर रहती हैं। लेकिन एक ऐसी मखलूक है जिसके बारे में कुरान में भी साफ साफ लिखा गया है और उसके वाकयात भी साफ साफ हमारे पास किताबों की फॉर्म में, हिस्ट्री की फॉर्म में मौजूद है। एक ऐसी मखलूक जिसको इंसान नहीं देख पाता, नहीं सुन पाता, नहीं समझ पाता। एक ऐसी मखलूक जो हम इंसानों को देख सकती है, फील कर सकती है। एक ऐसी मखलूक जो शायद हमसे भी पहले की है और जिसको हमारे मजहब में नाम दिया है जिन्नात का। ऐसे बहुत सारे घर, ऐसे बहुत सारे मकान, ऐसे बहुत सारे दफातर आप लोग जानते होंगे जहां पे आप लोगों ने शायद कभी काम किया हो, कभी रहे हो, कभी अपना बसेरा बनाया हो, कभी घूमने गए हो। ऐसी जगहें जहां पे आपको ऐसा फील हुआ हो या फिर बाकायदा आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ हो किसी और की प्रेजेंस, किसी एक ऐसी मखलूक की प्रेजेंस जो ना इंसान हो ना जानवर हो। तो अगर कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि हमारी सोसाइटी अभी भी उस हद तक है कि जहां पे अगर आप अपनी कोई ऐसी बात शेयर करें अपने बहन भाई, अपने कजन्स, अपने दोस्तों से, अपने वालिदैन से, यहां तक कि अपने उस्तादों से, तो इस पहलू पे हमेशा शुरू में मजाक उड़ता है और थोड़ी देर के बाद सब अपने अपने वाकयात सुनाना शुरू कर देते हैं। अक्सर जब घर में महफिल होती है, सारे फैमिली मेंबर्स बैठे होते हैं, चाहे वो खुशी का मौका हो, चाहे वो किसी की बर्थडे हो, चाहे वो किसी की शादी हो, हमेशा आप नोट करें रात के जैसे जैसा पहर बढ़ता जाता है, अंधेरा बढ़ता जाता है, खामोशी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे तमाम लोग इस वाकये की तरफ और इन कहानियों की तरफ जरूर राग़िब होते हैं। With this, ladies and gentlemen, my name is Minhaj Ali Askari. This is FM 105 and you guys are tuned into the Late Night Horror Show. इस प्रोग्राम में 3 तरीके हैं शामिल होने के। सबसे पहला है कॉल करने का। कॉल कर सकते हैं आप लोग 111-000-105 वो नंबर है जहाँ पे कॉल करके अपने वाकयात, अपनी आप बीती, अपनी कहानी, अपने एक्सपीरियंस इस मखलूक के साथ जो हुआ वो बता सकते हैं उन तमाम लोगों के साथ, या फिर अपने SMS कर सकते हैं वो तमाम लोग जो भी
ट्यून इन किए हुए, अपनी हाजिरी लगाइए। क्रिएट मैसेज जेन्यू मैसेज में जाकर लिखें HOT हॉट, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपने SMS भेज दे 1313 पे। या फिर फेसबुक पे जाइए, उधर लिखिए द लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली अस्करी। आपको एक पेज मिलेगा, उसमें ज्वाइन कीजिए। वहां पे अपने वाकयात, अपने कहानियां, अपने किस्से, यहाँ तक कि अगर आपके पास कोई तस्वीर है वो भी शेयर कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की, जिसका नाम है द लेट नाइट हॉरर शो। मेरे घर में एक कमरा है जो कि हर वक्त बंद रहता है और उसमें से इतनी आवाजें आती हैं, शोर की आवाजें, चीखों की आवाजें। I was walking by this graveyard and I saw this girl. She was like 5 feet up in the air, man. It was scary. It was scary. मैं जिस सोशल में रहता हूँ वहाँ पे मुझे लगता है कोई और भी है, वो जो मुझे दिखाई नहीं देता। वॉक करते करते मैंने अचानक देखा बच्चा एकदम से, भाई को क्या बताऊं कि वो आगे किस तरह से चल रही है। Every Saturday at 1 a.m. only on Hot FM 105. Listening to Hot 105. वेलकम बैक वंस अगेन। शुरुआत करते हैं अपने प्रोग्राम की। शुरुआत करते हैं उन लोगों के साथ, उन लोगों से कि जिनके साथ ये वाकयात, इस मखलूक का इनकाउंटर हुआ है। 111-000-105 पे देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद है। हेलो हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? मैं बात कर रहा हूँ जी। अदनान साहब, ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक जी। किधर से कॉल करें अदनान आप? गार्डन के से बात कर रहा हूँ जी। मेरा वाकया कुछ अजीब सा है, कुछ रियल इंसिडेंट बेस करता है कि कुछ अर्सा पहले हमने एक नया घर खरीदा है अपने एरिया में, गार्डन में? जी बिल्कुल सही। कह दूं कि सेम बिल्डिंग में। फिर जब इस घर की हम डीलिंग करने शुरू हुए थे तो वो नहीं रही, मतलब कोई कॉम्प्लिकेशन आ रही थी, कंप्यूटर को लेकर प्रॉब्लम, रुकावट बनती जा रही थी। जी बिल्कुल, रुकावट बनती जा रही थी। तो जैसे जैसे करके हमने पीछा नहीं छोड़ा, घर के पीछे लगे रहे, बहुत मैसेज अच्छी हो गई थी उस घर की। तो जैसे जैसे करके हमने घर खरीद लिया। अब घर खरीदा, अब घर जैसे हमने परचेज कर लिया, फिर उसके बाद और कुछ प्रॉब्लम आ गई। जैसे मेरे वो जो फर्स्ट फ्लोर पे घर है और हमारा सेकंड फ्लोर पर, तो मेरी फैमिली के अंदर जैसे मेरे वाले साहब के साथ कुछ होना शुरू हो गई। चाचा जी से कभी उनको तबीयत खराब हो रही है, तबीयत से उनको ये डायबिटीज की प्रॉब्लम है, कभी वो एक्सटेंड पर चली गई, मुझे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो गई। तो प्रॉब्लम घर से गए, मुझे डायरेक्टली कभी उनका फेस आउट नहीं हुआ। तो अभी रिसेंटली ये हुआ कि अभी ईद पे ही हमने घर पे मूवमेंट हमने शिफ्ट किया अपने आप को, ईद के फर्स्ट में हम घर के अंदर एंटर हुए तो हम सब मतलब कंफर्टेबली बैठे हुए हैं। अब हुआ ये है कि जैसे मैंने जब घर खरीदा है ना, मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, तो मेरी एक पुप्पू की तबीयत भी खराब है, वो भी हॉस्पिटल आया था। और कल दोपहर मेरे वाले साहब का भी एक्सीडेंट हुआ है, मेरे वालदा की भी तबीयत खराब है और मेरी भी रमजान से, क्योंकि रमजान में हम इस घर को पूरा बना रहते हैं, रेनोवेट करते हैं घर को जब लेते हैं, तो मेरी भी महीने से तबीयत स्टेबल नहीं है। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये है क्या ये
जस्ट कोइंसिडेंस है या कोई ऐसी चीज है जो इनडायरेक्टली सिग्नल्स दे रही है? देखिए मुझे- अदनान साहब, बड़े बुजुर्गों की एक कहावत है, जी जमीन जो होती है वो या तो जी। इंसान को बना देती है या जी। इंसान की किस्मत को बिगाड़ देती है। अगर ऐसा है मिनाज भाई तो शायद जमीन ने हमें बहुत बनाया, बिकॉज जब इस घर को लेकर बाहर निकल रही थी तो मेरा एक छोटा सा बिजनेस भी है, सही। तो उसमें भी कुछ तरक्की आई। और इस घर में मैंने- आने के बाद जी बिल्कुल, इस घर को हमने जब खरीदा सही। ये बात चल रही थी, ठीक है ना। और जैसे ही ये घर परचेज हुआ, ठीक है ना, मेरी जॉब का हो गया, सही। जो हम कब से ट्राई कर रहे थे किसी निजी बैंक में। तो जॉब भी लग गई, मेरे घर की थोड़ी माली हालत भी सही हो गई। लेकिन अब फिर वही बात है, अगर एक तरफ हम पॉजिटिवली देखते हैं कि ये सब चीजें हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये सारी चीजें, जो तबीयत खराब होना, अभी मेरे वाले साहब का सीवियर एक्सीडेंट हुआ, मेरी पप्पू भी एडमिट है हॉस्पिटल में, मेरी कुछ महीने से तबीयत कम्प्लीटली खराब है। अगर रमजान का पूरा जो महीना है वो कम्प्लीटली डॉक्टर्स और सबके चक्रों में ही रहा। तो ये क्या है, मतलब क्या ये मेरा कोइंसिडेंस है या कुछ वहम है या देखिए, अगर इसके लॉजिकल रीजंस ढूंढने पे हम आए ना तो हमें बहुत सारे मिल भी सकते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि एक्सीडेंट होना इट्स इन कराची, इट्स वेरी बहुत कॉमन चीज है। सही है। या और जैसे आप बता रहे हैं पप्पो की तबीयत खराब होना, जी ये तबीयत खराब होना, उम्मीद है कि पप्पो जो उनकी उम्र होगी वो थोड़ी ज्यादा होगी, जी लगभग 40-50 साल की करीब होगी, 40-50 साल की तो है ना। फिर जो आपकी तबीयत खराब है वो तो देखें, आपकी तबीयत क्या खराब है, नजला, बुखार, खांसी? नहीं, मुझे दरअसल पिछले मतलब मैं कह रहा हूँ रमजान से मुझे हेडेक हो रहा है कम्प्लीटली हेडेक है। और ये मैं डॉक्टर्स को भी दिखवाया तो बोला है हमने मेडिकली चेक किया है, इट्स नथिंग टू वरी अबाउट। लेकिन मैं अभी भी पर्सनली अपने आप को फील करता हूँ यार बारी बारी सही है। नहीं तो कभी कभी ऐसा महसूस हुआ, किसी की प्रेजेंस महसूस हुई, कभी कुछ दिखा? नहीं हुई, बिकॉज अगर मैं बोलूँ तो मैं इस चीज पे बहुत बिलीव करता हूँ जो आप शो करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं इनकी रिस्पेक्ट बहुत करता हूँ। मैं अक्सर अपने फ्रेंड्स के साथ बैठता हूँ तो कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं, कुछ लोग डरते हैं। वो मुझसे सवाल करते हैं तो मेरा हर वक्त यही आंसर होता है कि मैं उनसे डरता कम हूँ, मैं उनकी रिस्पेक्ट ज्यादा करता हूँ। देखिए रिस्पेक्ट जो होती है वो उससे भी ज्यादा मायने रखती है कि वो किसी मजबूरी या किसी प्रॉब्लम की वजह से ही वो उस मखलूकियात की चीज में आए, अल्लाह की तरफ से उस मखलूक के अंदर कन्वर्ट हुए। तो हमें उनसे डरना नहीं चाहिए, शायद उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हो सके तो क्या पता अगर तुमसे बन सके तो उनकी मदद करो, क्या पता कि तुम ही जरिया बनो उसकी मुक्ति का या उसकी रिहाई का, जो एक मतलब दरिया में उस वक्त है। तो मैं डरता नहीं हूँ चीजों से इतना, जितनी मैं उनकी रिस्पेक्ट करने के। मेरी दादी जान हमेशा यही कहती थी कि इतना उसकी इज्जत करो, डरने से ज्यादा इज्जत करो, खुदा से भी डरो कम, इज्जत ज्यादा करो। तो इसीलिए मैं डरता कम हूँ इन चीजों से। देखिए, जो भी आपने अभी बताया, अपना पूरा सूरत हाल बताई है। जी बिल्कुल। मॉडर्न जमाने के जो लिबरल्स होते हैं जिन्हें कहते हैं, सही जी, साइंस पे ज्यादा बिलीव रखते हैं, मजहब पे भी रखते हैं लेकिन साइंस पे भी ज्यादा बिलीव रखते हैं। एग्जैक्टली। बल्कि मजहब पे भी उनकी जो नजर होती है वो साइंस के जरिए ज्यादा होती है। तो उनके हिसाब से अगर हम बात करें तो इट्स वेरी लॉजिकल, बड़ा एक कॉमन सा सिनेरियो है, सही है। लेकिन अब मजहबी अंग से मैं इस पे कोई कमेंट नहीं दे सकता, क्योंकि ना तो मेरे पास कोई इसकी डिग्री है, ना मैं कोई आलिम हूँ, जैसा आपको मालूम ही है। मैं तो एक शो करता हूँ। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप किसी ऐसे इंसान को कांटेक्ट करें जिसका इस सारे बिजनेस से ताल्लुक हो, जो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकेगा। मैं अगर आपका एक कम्प्लीटली साइलेंट लिसनर हूँ, तो मैं आपकी पिछले 1 साल से शो सुन रहा हूँ। मैंने आज हिम्मत की क्योंकि मुझे मौका मिला, किसी ने मुझे चांस दिया, किसी ने हिम्मत दिलाई कि आज तुम कॉल करके बात ही कर लो कि मैं आज वैसे ही जो किस्सा तुम्हारे साथ हो रहा है। तो मुझे सिर्फ ये कहना है कि आप जो कह रहे हो कि किसी से कोऑर्डिनेट करो, कि आप बात करो कि क्या हो रहा है, एक्चुअली आप खुद जानते हैं कि आजकल क्या ये जो लाइन है या ये जो सीन्स है, इसमें बहुत से फेक लोग होते हैं जिसमें इंसान डूबता ही है। सही बात है, ठीक है ना। तो जो डूबता है फिर वो बहुत बुरे तरीके से डूबता है। तो बेटर यही है कि थोड़े बहुत सजेशंस जो आप देते हैं, ठीक है ना, आप एकदम बैलेंसली देते हैं, ठीक है।
ना ज्यादा दुनियावी होते हैं और ना ज्यादा दीनी होता है, ठीक है ना, वो बैलेंस होता है। तो इसीलिए वो बैलेंस को देखते ही जो फिर मुझे अपनी तरफ से सही लगेगा मैं उसी पे चलूंगा। इस वजह से मैंने जस्ट कहा कि आपसे मैं शेयर करूं, और जो भी अगर किसी की कमेंट्स हो वो जो सजेस्ट करें तो फिर मैं उन सब के पॉइंट ऑफ व्यू देख कर फिर मैं एक डिसीजन पे करूंगा। बेस्ट ऑफ लक। लेकिन थैंक यू सो मच। फिर भी हर बीमारी का सही है, हर बीमारी का इलाज कुरान शरीफ में। या बिल्कुल कुरान शरीफ, हाँ कुरान तो शरीफ ही कहते हैं। कुरान को कंसल्ट करें, आपको खुदा खुद ब खुद जवाब दे देगा आपकी मुसीबतों के। या बिल्कुल आप तो सही कह रहे हैं कि एक वही चीज यही है कि जो कुरान है अगर उसको फॉलो कर लिया तो फिर किसी चीज का डर नहीं है। बिल्कुल, चलें से बहुत बहुत शुक्रिया आपका दान साहब। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Alright folks, कॉलर की तरफ देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है वैसे लाइन पे मौजूद? जैसा साहब जरा ऊंचा बोलेंगे ताकि तमाम लोगों को आपकी आवाज पहुंचे। जी जनाब जी ये जो मैं आपको किस्सा सुनाने लगा हूँ, ये हम 3 दोस्त हैं, बचपन के दोस्त। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी काफी एज हो गई है। 3 हम दोस्त थे। एक है हमारे सफदरी जी, मेरा नाम जियाउर रहमान है, और एक है हकीम खान। हकीम ये जो खान, हमारे हकीम खान जी, जो हमारे सफदरी जी दोस्त हैं, ये मतलब काफी सेंसिटिव हैं, हर जगह पे खामोश रहते थे, बचपन से इसकी ये आदत थी। फिर ये बड़े हुए, इसकी जो है ना एक मतलब एक लड़की से इसको मोहब्बत हो गई। फिर काफी अरसा उसी चक्कर पड़े रहे। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब इन चक्कर से नहीं पड़ा। फिर ये हर वक्त जो है ना सोचता रहता था, और बारी बार मतलब आंखें इसकी बिल्कुल काली रहती थी। मतलब सुरमा ये इतना गाढ़ा लगाते कि अगला बंदा इसको देख के डर जाता था, और हाथ इसके हर वक्त ठंडे रहते थे। मैंने उसके वाले समेत कई डॉक्टरों को दिखाया, तो डॉक्टर हज़रात ने किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या, मुसलसल मेडिसिन इस्तेमाल करते रहे। यहाँ तक कि जिस लड़की से इसकी मोहब्बत थी, उस लड़की की डेथ हो गई। उसकी डेथ हो गई। फिर ये उसके बाद जो है ना ये अक्सर लगा, मतलब नहीं मिला करता था। घर वाले भी अक्सर परेशान रहते थे। क्या जी? दो घर वाले परेशान रहते थे। ये 2-3 से बाहर रहता था। कई दफा खुद बताते, खुद अब्दुल्ला शाह का मजार है ना किलिस्तान पे, वहाँ से लेकर आया। 2-3 दफा मैं खुद उसको लेकर, एक मजार है हमारी की तरफ पीर गायब शाह का, वहाँ से मैंने इसको लेकर आया हूँ 1-2 दफा। तो ये खुद ब खुद चले जाते हैं। जो सबसे मतलब सेंसिटिव जो आ गया है वो ये है कि एक दफा ये हुआ कि इसके छोटे भाई मेरे पास भागते हुए कि यार वो सफदर जो है ना वो कब्रिस्तान की तरफ भागते जा रहा है। हमारी एक साइड में जो है ना कब्रिस्तान है। मैं भी साथ गया, तो जो है ना साथ लेके हुए चला। हम जो है ना भाग के गई, हमसे काफी हमें नजर आ रहा है लेकिन दूर, काफी दूर था। हम भाग के इसके पीछे थे। कब्रिस्तान के गेट पे हम जैसे ही पहुंचे तो गेट बंद थी। हमने दरवाजा काफी खटखटाया, फिर मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। हम दीवार पलांग के जो है ना अंदर चले गए। तो मैंने हकीम से कहा कि यार ऐसे कब्रिस्तान में जाना तो ठीक नहीं है, चलो चौकीदार को मतलब दरवाजा खटखटाते, वो बाहर निकल आगे तो फिर इनसे जो है ना करते हैं बात। फिर जब मैं हाईवे में आपको बात बताऊं, लेकिन मेरे उस वक्त रॉन्ग टेक वाले होने कि जब मैंने दरवाजा खटखटाया तो चौकीदार का, तो उनके जो मतलब काफी उम्र के वालिद थे जो चौकीदार थे कब्रिस्तान के, वो बाहर आया। तो मैंने उसको सल्यूट किया, और वो मुझे यूँ देख के जो मतलब हंस रहे थे, दांत उसके निकले हुए थे, और मुझसे हाथ मिलाया। मैं उसको बात बताता जा रहा हूँ कि ये मेरा एक दोस्त है और इस तरह ये आया हुआ है। ये मैं उससे बात कर रहा हूँ, वो यूँ मुझे देखे जा रहे हैं, और मैं भी मतलब आहिस्ता आहिस्ता कब्रिस्तान की कब्रों की तरफ जा रहा हूँ ना। इतने में जो है ना ये कुछ बोल ही नहीं रहे। मैं टीम की तरफ देखे, यार ये
चौकीदार, और ये मेरा हाथ उसके हाथ में, मतलब मैंने उसके हाथ को पकड़ा हुआ है और उससे बातें करता हुआ, यानी जैसे कोई वो हदीस है ना कि आप अलैहिस्सलाम किसी का हाथ तब तक नहीं जोड़ते जब तक मतलब उसको महसूस न होता कि यार ये हाथ हटाना चाह रहे हैं। मैंने कहा यार शायद हो सकता है ये चौकीदार इस तरह करो। मैं देखते हुए जो है ना उसको मतलब बात, लेकिन मैंने हकीम से कहा और हकीम बिल्कुल खामोश। तो मैंने चौकीदार, मैंने कहा बाबा जी आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे। फिर जब मैंने देखा तो हम उनके दरवाजे से काफी आगे आ गए थे, लेकिन उनकी जो टांगे थी ना, टांगे वो उसके दरवाजे के साथ ही थी, और ये इतना लंबा हो गया था ना हमारे साथ कि जहाँ तक हम चले थे इतना ये मतलब जैसे रबड़ का आदमी नहीं खींचा हुआ है। हमने उसको दे, मैंने हकीम को कहा कि यार ये यहाँ से भागकर हमने पीछे नहीं देखा, ना मैंने हकीम को देखा ना मैंने उस चौकीदार को देखा। मैं वहीं से वापस, मुझे नहीं पता था मैंने एक दीवार कैसी पलांगी थी कब्रिस्तान की। अच्छा, फिर जब हम रात को, मैंने उस रात मतलब मुझे एक किस्म का बुखार हो गया था। सुबह जब मैं गया तो मुझे गुस्सा आ रहा था कि चौकीदार ने शायद मजाक किया। मैंने कहा ये किस तरह, फिर मैं सोचने लगी यार ये कैसे मजाक हो सकता है, एक आम आदमी इतना लंबा हो सकता। मैंने जाके उस चौकीदार दिन को उसका दरवाजा खटखटाया, उसके बेटा बाहर निकला। मैंने कहा तुम्हारे वाले से मुझे दौरा सखा में यार रात को इस तरह का वाकया। मैंने जैसे उसके वालिद का नाम लिया, दुआ से परेशान मुझे देख रहा है कि ये तुम क्या कह रहे हो, मेरे वालिद साहब को इंतकाल हुए 6 महीने गुजर गए, तुम मुझे ये बात बता रहे हो। तो मिनहाज भाई उस दिन से लेकर आज तक मैं इतना परेशान हो रहा हूँ। मैं जब भी मतलब उस दिन के बाद मैं कब्रिस्तान की तरफ जाता ही नहीं हूँ। अक्सर दोस्तों के मतलब रिश्तेदार का इंतकाल हो जाता है, अगर किसी का जनाजा जो है ना मस्जिद में होता है तो मैं पढ़ लेता हूँ, लेकिन कब्रिस्तान की तरफ नहीं जाता हूँ। और मेरा जो दोस्त है सफदर अली, वो उसके 3 दिन बाद घर आया, 3 दिन बाद घर आया और मतलब उसकी कंडीशन ऐसी है ना तो बिल्कुल सूखा सा गया, जैसे वो एक किस्म की बीमारी नहीं थी किसी को लग जाती, बिल्कुल सूख जाता है। तब से लेकर अब तक वो ऐसे ही है और हर वक्त गुमसुम रहता है। और वो कोई बात नहीं करते, कुछ बताते भी नहीं है? नहीं बताते भी कुछ नहीं है। अब उससे कोई बात करो ना, कोई घूरता रहता है और उसके उंगलियों पर अंगूठे, वो पत्थर वगैरह भी, वो पता नहीं अजीब सी हरकतें करता रहता है वो। तो उसको कभी दिखाया, किसी डॉक्टर को दिखाया, कभी किसी मौलवी को दिखाया? वो हाथ आए मिनहाज भाई तो दिखाए, वो तो हाथ ही नहीं आता। उसके वालिदैन भी काफी परेशान और मतलब काफी उसका खर्चा किया। एक डॉक्टर ने उसका कहा कि इसको हार्ट का मसला है, उसका हार्ट जो है ना उसकी कैपेसिटी बढ़ गई है, दिल बड़ा हो गया। वो मेडिसिन वो पता नहीं इस्तेमाल करते हैं और लेकिन उसकी कंडीशन जैसी की वैसी है। चला लमिया रहम करे आपके दोस्त पे। आमीन आमीन। सही जी, और तमाम लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि इनके दोस्त के लिए दुआ कीजिए। आमीन। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। ओके, अल्लाह हाफिज। folks, 1:40 हो चुके हैं और आप लोग सुन रहे हैं अभी द लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली अस्करी। जैसे जैसे वाकयात अभी तक आपके सामने लोगों ने पेश किए, बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे कि ये मजाक है, बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे कि ये ऐसा हो नहीं सकता। बहुत सारे लोग शायद इन बातों पे यकीन रखते हैं। बात ना यकीन की है ना मजाक की है, बात है होने की। जिस दिन इंसान को चोट लगती है उस दिन उसको दर्द का एहसास होता है। जिस दिन इंसान को खुशी मिलती है तो उसको हंसने का एहसास होता है। उसी तरीके से जिस दिन आप में से किसी का भी खुदा ना खास्ता इस मखलूक से, ऐसी मखलूक से इनकाउंटर हो या आमना सामना,
तो शायद उस दिन आपको खौफ का भी एहसास हो। ट्रिपल 1001005 वो नंबर है जहां पे कॉल कर सकते हैं, या फिर अपने SMS हमें 1313 पे हॉट टाइप करने के बाद भेज सकते हैं, या फिर फेसबुक पे द लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली अस्करी के नाम से पेज है, उसको ज्वाइन करके वहां पे अपने वाकयात हमसे शेयर कर सकते हैं। उस्मान भट्ट, आपका मैसेज आया, बहुत बहुत शुक्रिया। फैजान अली, RJ अनीस कादिर, असद शहजाद, अली नूर, इसके अलावा सहरिश अहमद, आपका मैसेज है, थैंक यू सो मच। आयशा अंसारी, थैंक यू सो मच। फरा अमजद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अली राजपूत, हसन AB, थैंक यू। इमरान अहमद, मोइन अहमद, और इसके अलावा 1313 पे जिन जिन लोगों ने अपने मैसेजेस भेजे उनके नाम शामिल करने की कोशिश करते हैं। अमार हुसैन, उमर अकबर, शुएब, नवीन, जहांगीर, नैयर, अम्मार, हुसैन, वर्दा, हसनैन, मदीहा, आरिफ, यासीन, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने अपने SMS भेजे। दोबारा से उन तमाम लोगों को जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, ईद मुबारक। मुझे मालूम है कि ईद को खत्म हुए हुए अब 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं चूंकि बहुत दिन के बाद आया हूं तो आप तमाम लोगों से मेरी मुलाकात अब ईद के बाद पहली मुलाकात है, तो इसलिए ईद मुबारक। 111001005 पे देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद? रूज। उरूज जी, उरूज किधर से कॉल कर रही हैं आप? एक मिनट। हेलो 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 जी, कौन बात कर रही हैं, किधर से कॉल कर रही हैं? मैं हाज भाई उरूज बात कर रही हूँ बंस रोड से। जी उरूज, बोलिए क्या बात है? कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी। जी, मैं ये शेयर करना चाहूंगी वाकया कि ये अभी ना अब्बू की मेरी तबीयत चांद रात वाले दिन मतलब खराब हो गई थी, तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया था ना। तो हम लोग हम तीनों बहनें मतलब घर में अकेले थे। रात के 3 बजे का टाइम था ना। सही। अब छोटियां तो डरती हैं, छोटा कहता है कि नहीं ना उरूज, छोटा 4 साल का है जो मेरा भाई है, तो वो तो अम्मी के साथ सोता है। अम्मी अब्बू के साथ हॉस्पिटल में थी, तो अम्मी के जो कमरे में हम लोग सोते हैं, हम लोग को डर लगता है क्योंकि वहाँ पे कुछ है। सही। तो वो कहता है कि वहाँ सो। मैंने कहा नहीं, वहाँ नहीं, हमारे साथ यहाँ सो ना। तो कहते हैं यहाँ पर डर लगता है, और हम लोग को ना दूसरे कमरे में डर लगता है। तो उसको मैंने सुलाया, मैंने कहा चलो बाथरूम की लाइट खोल देती हूँ, रोशनी भी होगी, डर भी नहीं लगेगा। अब रात को मैं लाइट खोल के सोई हूँ, रात को 3 बजे आँख खुली है, बाथरूम की लाइट बंद। अब मैं छोटियों को नींद से उठा के कह रही हूँ, मैंने कहा लाइट क्यों बंद की? तो कहते हैं सोने दो ना, हमने नहीं बंद की है, हम बाथरूम गए नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद जब वो सो गई, तो ये हमारी गैलरी के जो दरवाजे ना, ये इतनी जोर से मतलब धप धप करके खोले और बंद किए ना कि मैं डर गई। मैं मतलब गैलरी में बिल्कुल आई नहीं। मैंने कहा हवा भी हो रहा है शायद बाहर। मैंने छोटी को बोला बाहर जाकर देखो बारिश तो नहीं हो रही हवा? तो कहती नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा। चुपचाप मैं ना मुंह पे चादर ओढ़ के ना और सो गई डर के मारे बिल्कुल। मतलब ना मिनहाज भाई, हमारे घर में है ना कुछ चीजें हैं। कुछ चीजें क्या मतलब? टीवी, फ्रिज, ये चीजें तो ये होती हैं। नहीं, ये नहीं, मतलब यही जो मुश्किलात और जिन्नात। हाँ ये। अच्छा। अभी भी मुझे डर लग रहा है। मतलब इन्होंने ना मतलब दिखे नहीं लेकिन जाहिर किया अपना आप। लेकिन अच्छी चीजें बुरी भी नहीं है। फजर होती है ना, फजर के टाइम में ना ये बाथरूम की लाइट मतलब ऑन हो जाती है। अच्छा। हेलो जी। हेलो। नहीं, मुझे जी बोलिए। अम्मी आ गई उठकर। चलें। हाँ। अब आपकी वालदा आ चुकी हैं, तो आप अपनी वालदा से डांट सुनिए, हम चलते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी। ओके, अल्लाह।
ये जो अरूज थी जिनका वाक़या एक तो मुझे समझ नहीं आया था, ऊपर से उनकी वालदा भी उठ के आ गई थी, उनको मार भी पड़ी हो शायद। है 11100105 पे देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद? मैं मोहम्मद अब्दुल गफ्फार बात कर रहा हूँ। किधर से बात करें जनाब आप? मैं मलीर से बात कर रहा हूँ। मलीर से? जी जी, और ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक जी। जो वाकई है ना मामूली से वो इतना खास नहीं है, लेकिन हुआ है, मेरे साथ हुआ है, मेरे चाचा के साथ हुए और मेरे पप्पा के साथ हुआ है। आपके चाचा के साथ, आपकी पप्पो के साथ और मेरे साथ हुआ है। आप तीनों के साथ एक टाइम में हुआ ये? नहीं, एक टाइम नहीं, मुख्तलिफ टाइम। अच्छा, सही। जहाँ हम पहले रहते थे वो ग्रीन टाउन था, शाह फैसल की तरफ, वहाँ पुराना घर था। इस वजह से हम लोग, मैं सोया हुआ था तो एकदम रात के 2 बजे का टाइम एक बहुत जोरदार थप्पड़ पड़ा मेरे मुंह पे। मैं उठाऊं, सही। अब मैं इधर उधर देख रहा हूँ, कोई भी नहीं है, सब सो रहे हैं। मैं जब शीशे की तरफ देखा तो निशान मतलब उंगलियों पे पड़े हुए थे। सही। मैंने सबको उठा के, अब्बू जो पास सो रहे थे उनको भी उठा के फोन कर मतलब कहा कि अब्बू आपने तो थप्पड़ मुझे मारा। आपने कहा मैं क्यों मारूं, मैं तो सो रहा हूँ। मैंने अम्मी से पूछा, अम्मी भी ये कह रही। अब भाई तो छोटे थे, वो तो मान नहीं सकते, जो पंजा था वो तो बहुत ज्यादा बड़ा था। सही। चले इसका मैं सो गया हूँ, इसका मैंने कोई तज़किरा नहीं किया। सुबह मैंने अम्मी को बोला था, अम्मी मुझे रात को थप्पड़ किसने मारा था, तो किसी ने भी माने नहीं। ये वाकया हो गया, तो पता है कि हमारे यहाँ कुछ है, सबको पता है। सही। पति को भी पता है, सबको पता है, लेकिन इस चीज को मतलब कई लोग जो है यकीन भी नहीं करते। फिर उसके बाद मेरी फुप्पो थी, मेरी शादी थी मेरी फुप्पो की, तो उन्होंने अचानक बातें करते करते ना उन्हें थप्पड़ वाला बहुत जोर की। वो भी देख रही है किसने मुझे थप्पड़ मारा, सब बोल रहे हैं हमने तो किसी ने भी नहीं मारा। आपको सब परेशान, ये बात हो गई, ये भी क्लियर हो गई। और एक दफा चाचा को पड़ा था झाड़ू, सोते हुए भी, और झाड़ू जो पड़ा है तो उठाया तो देखा झाड़ू सामने पड़ा हुआ है। हेलो, बिल्कुल, सुनाइए। इस चीज को मतलब सबने फिर देखा, सोचा। दादी ने कहा चीज तो है, क्योंकि हमारे यहाँ जब नीम का दरख्त था पहले, तो नीम का जो दरख्त है, दादी ने ख्वाब में देखा था कि हांडी आके नीम के दरख्त में गिरी, और तब से लेकर अभी उसको पिछले शब बरात की रात में, मतलब शब बरात वाले दिन काटा था दरख्त, मतलब तब से लेकर वो पीला हो गया था, हरा हुआ ही नहीं उसके बाद से, फिर इसको कटवा दिया था। तो दूसरी बड़ी बात ये भी है कि मेरी चाची है ना, उस पर भी जिन्नात का असर है। एक आलिम से मतलब उसका इलाज कराया था 41 दिन का रूहानी, लेकिन कभी वो बीमार होगी, और तब इलाज करवाते वक्त मेरी दादी की जो आंखें ना नजर चले गई, और उन्हें जब वो 41 दिन का वो कर रहे थे रूहानी इलाज, तो दादी को जिन की आवाज और शक्ल के लिए नजर आए। 2 सिंह थे और बाल वो पीछे से किए होते थे, और बहुत खौफनाक सी थी। मतलब दादी तो नमाज़ें पढ़ते दिन थी, तो डरती थी नहीं, लेकिन यकीन हो गया इनको कि चाची की यहाँ औलाद भी नहीं है। 14 साल हो गए शादी को, औलाद अभी तक नहीं हुई, तब यकीन है। ये वाकया हो गया, इतना खास नहीं, लेकिन मैं बैठा था इत्तेकाफ में, ये कोई इतना वो नहीं है, लेकिन जो भी है मैं आपसे शेयर करना चाहूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। करीब मैं रूहानी किताब पढ़ रहा था, पढ़ के फजर की नमाज पढ़, चाशे शराब भी पढ़ ली, उसके बाद मैं पढ़ने लगे किताब। पढ़ के मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं पढ़ के रेल पे मैंने वो किताब रख के मैं सो गया हूँ बाहर, उजरे से बाहर। उजरे बनाए होते ना किताब में जब बनाते, तो जब दोपहर के टाइम मुझे उठाया गया ना नमाज के लिए, तो मैं हुजरे के अंदर था। इस चीज को मैंने सबसे पूछा कि मुझे अंदर किसने किया। हो सकता है मैं सोच रहा था किसी ने मजाक से कर दिया, लेकिन सब ने यही कहा कि हमने किसी ने भी अंदर नहीं किया, हम खुद सोए हुए थे। हमारी अजान के वक्त, मतलब अजान के टाइम हमारी आंख खुली, तो हमने अजान दी और तुम्हें उठाया नमाज के लिए। इस चीज को मैं सोचे बहुत मतलब हुआ, लेकिन मुझे कभी इस चीज से नुकसान नहीं हुआ। लेकिन वो थप्पड़ अभी तक मुझे याद है,
उस थप्पड़ को मैं कभी नहीं भूलता है, क्योंकि वो थप्पड़ जो लगा था एक गहरी नींद से जो मैं उठा था, ये चीज को मैं कभी भूल नहीं सकता। चले ये एक छोटे से मामूली और से इसी घर का वाक़या है जहाँ पे अभी नहीं, तो नया लिया हमने, वो छोड़ दिया अब? वो नहीं, वहाँ अभी भी रहते हैं, दादी रहते हैं, दादे को भी। और मुझे याद आया कि दादे को भी उस चीज ने तंग किया था, लेकिन दादा फिर वो दम वगैरह कुछ वगैरह पढ़ के सो गए, क्योंकि उन्होंने थे अजान देनी होती थी मस्जिद में, इसीलिए उन चीजों का कभी डरे नहीं उन चीजों से। वो वाकई तो ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने कभी पूछा ही नहीं। वैसे अपने आपस में दूसरी जैसी बातें होती रहती हैं, तो होती हैं। मतलब ये हर घर में होते हैं, ये आप जो कह रहे थे ना, ये होते हैं, हम हर घर में होते हैं, जिन्नात वगैरह होते हैं हर घर में। लेकिन बहुत सारे लोग इन बातों पे यकीन नहीं रखते। जब कुरान पाक में आ चुका है तो उसके बाद यकीन ना करना तो जहालत है। कुरान पाक झूठ तो नहीं बोलेगा, अल्लाह ताला ने जो किताब उतारी है उसमें जो लिखा है वो झूठ तो नहीं लिखा। बिल्कुल दुरुस्त, जिन्नात का था, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। हमसे पहले जिन्नात ही रहते थे ना यहाँ पे। बिल्कुल। जब उनमें लड़ाई झगड़े होने लगे तो फिर अल्लाह ताला ने इनको दुनिया से उठा लिया। सही और हमें दुनिया में बात कर दिए। अब जाहिर सी बात है, जब हम अब यहाँ पे भी पहले जंगल ही था, फसलें वगैरह होती थी, लेकिन अब हम लोग यहाँ हैं इस घर में। अल्लाह को शुक्र है कभी कोई ऐसा मामला नहीं हुआ। मेरा यकीन है, लेकिन मुझे कभी इस चीज में डरता नहीं हूँ। लोग काफी लोग वाकई शेयर करते हैं मुझसे, अक्सर लोग करते हैं। चलें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। ठीक है, थैंक यू जी, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। एक बज के 55 मिनट हो चुके हैं। मौला आपके साथ तकरीबन 3 बजे तक का है जनाब। जितने तक लोगों को हम मौका दे सकते हैं देंगे, कॉल करने का, अपने SMS करने का, अपने वाकयात शेयर करने का। लेकिन उससे पहले हम कॉल की तरफ बढ़े, आप लोग के मैसेजेस की तरफ बढ़ते हैं। अमरीन कनानी का मैसेज आई, शो इज सो हॉरिफाइंग टुनाइट, वेरी स्कैरी। अब इस पर मुझे थैंक यू बोलना चाहिए या सॉरी बोलना चाहिए, आई डोंट नो। बिलाल अहमद आपका शुक्रिया मैसेज करने का। फरूक अकील थैंक यू। मारिया आपका भी शुक्रिया। सादिया आसिम आपका भी शुक्रिया। सैयद मोहम्मद अनस थैंक यू सो मच। कहते हैं सलाम, मैं आपका रेगुलर लिसनर हूं, लेकिन मैं लास्ट शो सुन नहीं पाया था एहतिकाफ की वजह से। लास्ट शो मैं भी नहीं कर पाया था क्योंकि 27वीं शब थी और इसीलिए हम नहीं कर पाए थे। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो मुझे हैरत हुई कि लोग क्यों पूछ रहे थे, लोगों को पता नहीं था कि 27वीं शब है, इसलिए। फरूक अकील कहते हैं मिनार भाई, मुझे आपको अपने 3 वाकया सुनाने पर जब मैं आपके नंबर पर कॉल करता हूं तो कहीं और कॉल मिल जाती है, तो आप अपने घर के मोबाइल अब घर से कॉल कर लें, कहीं और से कर लें, किसी भी जगह से कर लें, बहुत सारी जगहों से मिल जाएगी। खैर बढ़ते हैं 1110000105 पे, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो हेलो, आई थिंक इस लाइन पे कोई नहीं, दूसरी लाइन पे देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? मेरा नाम वलीद। वलीद जी वलीद, किधर से कॉल कर रहे हैं? गुलशन इकबाल ब्लॉक 11 से बोल रहा हूँ। गुलशन इकबाल ब्लॉक 11 से, जी बताइए क्या बात है आपका? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी मतलब इन पे बिलीव करे, वैसे ठीक है, मतलब बात ये सच है कि कुरान मजीद में इसका जिक्र है, सही जिन और सही इनका, तो मतलब हमें बिलीव करना चाहिए एज अ मुस्लिम। तो मतलब ये कहना चाहता हूँ जो मतलब ज्यादा लोग इससे डरते हैं, तो हमें डरना इन सब चीजों से नहीं चाहिए, क्योंकि कुरान शरीफ में जिक्र है। और मतलब लेकिन डर तो देखें, डर तो आपको हर उस चीज से डर लगता है जिसको आपने कभी फील नहीं किया होता, जिसको कभी आपने देखा नहीं होता। जैसे आपको शायद याद ना हो, लेकिन पहली बार जब आपको आपके वाले से डांट पड़ी होगी तो उस वक्त आपको डर लगा होगा,
लेकिन जब आपने अपने वालिद साहब की डांट सुन ली और उनका गुस्सा देख लिया, तो अब आपका उनके गुस्से से डर नहीं लगता होगा, लेकिन आप उस गुस्से को, उस एंगलपन को दूर, हाँ, मतलब उसको टच नहीं करना चाहते होंगे। तो ये कह देना कि खौफजदा नहीं होना चाहिए, आई थिंक गलत बात होगी, क्योंकि इंसान के अंदर बिल्ट इन ये एक इमोशन है, नेचर है ना हमारी, डरना। इंसान मतलब आपके सामने गन आ जाएगी तो आप डरेंगे, खौफजदा होंगे ना। कहते तो सभी हैं कि खौफजदा नहीं होना चाहिए, सीधे खड़े हो जाना चाहिए, तान अपना सीना तान के खड़ा होना चाहिए, लेकिन डर तो सबको लगता है। और कोई एक ऐसी चीज आप सोचें कि अचानक से आप सोचे ना, आप अभी जैसे बैठे हुए, कोई भी अभी जैसे हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, आप लोग एक सेकंड के लिए अपना पीछे चेहरा पलटें और अचानक से आपके सामने कोई चीज आ जाए अचानक से, तो डर तो लगेगा ना। तो खौफ और डर, ये जो खौफ डर, ये इमोशंस हमारे इंसान के हाथों में, बस में नहीं है, ये खुद सेल्फ जनरेट होते हैं। तो नहीं, मैं रमजानों की बात है, मतलब मैं सुन रहा था टीवी पे, आलिम साहब आए हुए थे, तो इसी तरह के किसी से सवाल पूछा, तो उन्होंने यही जवाब दिया था, मतलब इन चीजों से डरना ही चाहिए। ठीक है, एक वो मतलब इंसान में होता है एक डर, ठीक है, वो एक इंसान की फितरत है, पर ये कि इनसे मतलब खौफ ज्यादा इस तरह नहीं होना चाहिए कि अल्लाह का डर तो हमारे सबसे दिलों में ज्यादा होना चाहिए। नहीं, वो तो आपकी बात दुरुस्त है। हम लोग डर को ना, मतलब खुदा के डर को और इन चीजों के डर को मिक्स कर देते हैं यूजुअली। देखिए, खुदा का जो डर है ना, उसके लिए हमें कोई अपने नेल बाइटिंग करने की जरूरत नहीं। हमारे चेहरे पे जो है एक रंग आएगा एक रंग जाएगा, या होंठ सफेद हो जाएंगे या हार्ट अटैक हो जाएगा, ये खौफ नहीं है। हमें उस चीज का खौफ है जो खुदा ने हमें बता दिया कि ये गलत है, ये सही है। अब इस पे चलोगे तो सही होगे, इस पे चलोगे तो गलत होगे, इस पे रहोगे तो सवाब मिलेगा, इस पे रहोगे तो गुनाह मिलेगा। तो हमें उस वैसा खौफ है कि हमारी सारी चीजें किसी को नहीं मालूम सिवाय अल्लाह के। ये तो सही है। तो हम इस खौफ को, वालिदैन से भी तो हम डरते ही हैं, या ये कह दें कि नहीं डरते। लोग कह देते हैं कि एहतराम करते हैं, नहीं एहतराम नहीं। मैं तो भाई डरता था अपने वालिद से, मैं अपने नाना से भी, अपनी वालदा से भी डरता हूँ कि कोई गलत काम करके आऊंगा और मेरी वालदा को पता होगा, तो मैं मतलब कैसे कह सकता हूँ कि मैं डरता नहीं हूँ अपनी वालदा से या वालिद से। आप भी नहीं डरते होंगे, ये क्या आप भी डरते होंगे, सभी डरते हैं। डरता तो हम लोग दो खौफ जो है ना, ये मुख्तलिफ टाइप्स हैं खौफ की। सही। तो आपके साथ कोई वाकया पेश आया कभी? नहीं, मेरे साथ ऐसा कोई वाकया तो पेश नहीं है, पर मैं मतलब कभी फील होता है कैसे, कभी गाँव वगैरह जाऊँ, इस तरह की काफी जगह होती है, मतलब एक मतलब अंदर से पता चलता है कि मतलब कुछ है, तो अंदर से डर महसूस होता है, पर खैर मेरे साथ ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ, तो इसलिए, और मैं कभी डरा भी नहीं इन चीज़ों से, तो इसलिए मतलब मैं यकीन करता हूँ बेशक जिन है, क्योंकि कुरान पाक में भी है कि हमसे पहले इस दुनिया में जिन थे। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी, खुदा हाफिज़। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे साथ लाइन पे? मैं राहिल इकबाल बात कर रहा हूँ, ब्लॉक 14 से। जी राहिल, बताइए क्या वाकया आपका? सर, ये वाकया जो है मेरे वालिद साहब ने सुनाया था, ये 1936 की 1936 हिंदुस्तान का एक बहुत मशहूर मारूफ सूबा, इसका नाम है उत्तर प्रदेश। सही, यूपी जिसे कहते हैं। हाँ, यूपी। उत्तर प्रदेश से कोई 30 से 40, उत्तर प्रदेश से थोड़ा सा शहर है सांची के नाम से। इसके आप आराम से बोलिए, बहुत तेज बोल रहे हैं तो समझ नहीं आ रहा, आप आराम से बोलिए। हाँ, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर है, उसका नाम है सांची। सांची, SANSI। सांची, सही। सांची शहर से कोई 40 किलोमीटर की दूरी पे एक छोटा गाँव था, विजयनगर के नाम से, ऐसे मतलब हिंदी नाम था उसका। पर वो जो गांव था वो मुसलमानों के अंदर, मतलब मुसलमान जागीरदार के अंदर में था। सही। वो ये था कि 1857 की जंग आजादी के अंदर जिन मुसलमानों ने अंग्रेजों से वफादारी और मुसलमानों से गद्दारी की थी, तो उसके सिले में उनकी अंग्रेजों ने जो मुसलमानों को जो गद्दार थे
उनको एक गांव की हुक्मरानी दी थी। सही। तो 1936 तक जो है उनकी नस्लें संभालनी थी इस गाँव को। गाँव को जब जागीरदार था उसके कोई 4 बेटे थे, जिनमें से 4 जो 3 जो थे वो तो मतलब एक ऐसी थे होने पौने जो एक था मजदार का पहले पानी कोई 5 था। उसका एक शौक था वो था शिकार का। हफ्ते में एक बार या 2 बार दोस्तों के साथ में वो शिकार पे जाया करता था। एक दिन क्या हुआ कि वो शिकार पे जाने का उसने प्रोग्राम बनाया, तो दोस्तों के साथ मतलब अपनी गाड़ी के अंदर कोई दोस्त का दस्तियाब नहीं मिला, तो अकेले ही निकल गया। और गया वो शिकार के लिए मतलब निकला। तो ऐसे प्रोग्राम ये होता था कि मगरिब के होने के पहले जो है वो घर आ जाएंगे, दोपहर में निकलेंगे या दिन में निकलेंगे, पर दिन की रोशनी में यानी कि रात की तारीखी से पहले घर आ जाएंगे। अब वो जब वहां गए तो शिकार का मतलब जंगल के अंदर घुसा, अकेला था और नेता था, कोई साथ नहीं था उसके। तो उसने देखा कि वहाँ कोई भी नहीं, शिकार में निकल गया वो आगे। शिकार करके गया तो उसने देखा एक औरत को नजर आई, एक औरत को जेल रखी और खड़ी नजर आई। जब उसने दूसरी बार औरत को पलट के देखा तो वो औरत नजर नहीं आई, गायब हो गई। वो काफी देर देखता आखिरकार जो है उसको मिली नहीं है। लेकिन क्योंकि इतनी हसीन के उसके मतलब इसमें भी वो मतलब थोड़ा सा वो वापस आ गया वो। फिर दोबारा जो है दूसरी अगले दोबारा गया तो और उसको दोबारा नजर आई और दूसरी बारी में उसको मिल गई। उसने से पूछा कि तू यहाँ गाँव में कर क्या रही है, तू है कौन, तू अकेली जंगल में कर क्या रही है। तो उसने कहा कि मेरा नाम लाली और मेरा जो चाचा है वो आगे बुद्धि है, मतलब कुटिया में रहता हूँ। तो मैं मेरे चाचा के साथ में रहती हूँ और मेरे चाचा जो गाँव के अंदर लकड़ी सप्लाई करता है, लकड़ी में काम करता है। एक सेकंड राहिल साहब जरा आहिस्ता बोलिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मैसेज करके कह रहे हैं कि आपकी कहानी जो है ना वो समझ नहीं आ रही, क्योंकि आप बहुत तेजी से बोल जा रहे हैं। अच्छा, वो तो आराम से बोलिए, टाइम है। लाली नाम की जो औरत थी जो गांव में टकराई थी इस आदमी को, तो उसने से पूछा कि तुम रहती गाँव, तो उसने कहा गाँव के आगे थोड़े जंगल के आगे जंगल के थोड़ा सा फासले पर ही मैं मेरे चाचा के साथ में रहती हूँ और मेरा चाचा जो है वो गाँव के लकड़ियाँ सप्लाई करता है, लकड़ियाँ बेचता है। सही। हेलो जी बोलिए। तो वो खैर उससे मुलाकात हुई तो काफी तक मुद्दों की बातें चलती रही। तो उसने कहा कि ठीक है मैं 3 दिन बाद दोबारा आऊंगा तुम्हारे पास, यहाँ पे दोबारा आऊंगा तो मुझे मिलना। तो उसने कहा ठीक है तुम जाओ भी, मैं जाना क्योंकि मेरे चाचा भी इंतजार कर रहा होगा। वो चला गया। अब वो क्योंकि वो थी इतनी हसीन के उसके इसमें गिरफ्तार हो गया था, उसने सोचा कि अब तीसरी बार जब मैं जाऊंगा उससे मिलने के लिए तो 11 दिन सब कुछ कर दूंगा। जी हाँ, क्योंकि इससे काफी देर बात हुई थी, मतलब वो भी इसमें गिरफ्तार हो गया था। अब वो जब वहां पे गया तो गाड़ी में नहीं गया, इस बार गया वो घोड़े पे। इस बार जब तीसरी मुलाकात पे मिलने गया वहाँ जंगल के अंदर तो घोड़े पे गया था। वाह भाई वाह, सही। अब जब वो घोड़े पे से मिलने गया तो उसने देखा कि वहाँ बैठी हुई है। अच्छा, ये बैठी, ये प्रोग्राम बनाया था कि जाके सारी दिल की बात कर दूंगा, जो भी मामला है बता दूंगा, भाई देखो ये सोचा ले। अब जब वहां पे गया तो उसको देखा बैठी रो रही हो, वो हैरान हुआ। तो उसने कहा तुम रो भी रही हो। हेलो ओके, आई एम सो सॉरी कि आपकी लाइन ड्रॉप हो गई, हमने नहीं की है। सही है। दो इनकी स्टोरी बहुत फैसिनेटिंग थी कि वो घोड़े पे भी गए और दूसरी मुलाकात में प्यार हो गया, तीसरी मुलाकात में इजहार मोहब्बत हो जाएगा। आई एम सो सॉरी, आपकी लाइन ड्रॉप हो गई। राहिल साहब दोबारा कॉल कीजिएगा अगर आपको मौका मिले। 111000105 वो नंबर है जहाँ पे कॉल इन कर सकते हैं और अपने वाकयात हमसे शेयर कर सकते हैं, वो तमाम वाकयात जो शायद आपके साथ हुए हों, लेकिन इस खौफ से कि कोई आपका मजाक उड़ाएगा, या इस खौफ से कि कहीं वो शक्ल, वो मखलूक दोबारा से आपके सामने ना आ जाए। अगर आप लोग चाहें तो सुना सकते अपने वाकया 111000105 पे, या फिर अगर आप लोग हमें SMS करना चाहते हैं तो अपने मोबाइल के क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज के ऑप्शन में जाएं, उधर सबसे पहले लिखें HOT हॉट, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपना SMS भेज दें 1313 पे। या फिर फेसबुक पे जाइए, उधर लिखिए द लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली अस्करी, आपको एक पेज मिलेगा, उसको ज्वाइन कीजिए, वहां पे अपने वाकयात शेयर कर सकते हैं। मेरे घर में एक कमरा है जो कि हर वक्त बंद रहता है और इसमें से इतनी आवाजें आती हैं, शोर की आवाजें, चीखों की आवाजें। I was walking by this graveyard and I saw this girl. She was like 5 feet up in the air, man. It was scary. It was scary. मैं जिस सोशल में रहता हूँ वहाँ पे मुझे लगता है कोई और भी है, वो जो मुझे दिखाई नहीं देता।
वॉक करते करते मैंने अचानक देखा बच्चा एकदम से, मैं आपको क्या बताऊं कि वो आगे की इस तरह से चल रही थी। The Late Night Horror Show. Every Saturday at 1 a.m. only on Hot FM 105. Welcome to the Late Night Horror Show. जब रात के साए और खामोशी और अंधेरा बढ़ता चला जाता है और इंसानों की चहलकदमी कम से कम दर होती चली जाती है, आवाजें तब्दील हो जाती हैं सरगोशी में और सरगोशी तब्दील हो जाती है खामोशी में। इर्द गिर्द अंधेरे के अलावा और कुछ नहीं। तो शायद एक ऐसी दुनिया, एक ऐसी जिंदगी का आगाज होता है, एक ऐसी मखलूक आजाद होती है जिसे हम चाहते हुए भी या ना चाहते हुए भी अपनी ये जमीन, अपने ये घर, अपने ये मकान, अपनी हर वो जगह जहां पे हम रहते हैं, बसते हैं, काम करते हैं, उनके साथ शेयर करते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑफिसेज हैं कि जिन पे उनके बॉसेस अपने वर्कर्स की जो है जान दाव पे लगा देते हैं। ऐसे एक ऑफिस मुझे पता है, अभी रिसेंटली मैं अपने एक जानने वाले से मिला, उनकी गाड़ी में ट्रैकर का बहुत इशू चल रहा था। तो वो हिल पार्क में कोई ऑफिस है ट्रैकर कंपनी का, तो उनके पास गए। तो वहां जब वो पहुंचे तो उनको पता चला कि वो ट्रैकर कंपनी कहीं और शिफ्ट हो गई है। तो वो खैर उनके पास पता मौजूद था, तो वो उधर उन्होंने उनके साथ शेयर किया और वो दूसरी जगह पहुंच गए। जब वो पहुंचे तो वहां के मालिक बैठे हुए थे। तो मालिक से ऐसी, जब आप गाड़ी देते हैं, मैकेनिकल वर्क में कुछ काम हो रहा होगा, तो वो गपशप लगना शुरू हो गई। तो उनसे पूछा कि क्यों, रीजन क्या था शिफ्ट करने का। तो उन्होंने ऐसी बात आई गई कर दी कि हमारा स्टाफ बढ़ रहा है, ऑफिस बढ़ रहा है, तो हमें जगह बड़ी चाहिए थी, तो हमने वो ये जगह ले ली, वो जगह छोड़ के। बात मान ली। उसके साथ ही उनके ऑफिस में एक और साहब भी बैठे हुए थे। तो किसी काम से शायद वो जो ओनर थे वो बाहर गए होंगे फोन पे बात करने किसी भी चीज। तो उन्होंने फिर बताया कि
असल वाकया ये हुआ था कि जिस जगह पे वो ऑफिस था पहले, वहां के जो स्टाफ था, जो टेक्निकल स्टाफ था, जो 24 घंटे उधर होता था, हेल्पलाइन, वो रातों को शिकायत करते थे कि हमें रात को कोई यहाँ पे रुकने नहीं देता। मतलब वो ये था कि रात के 10 बजे के बाद कोई स्टाफ उस जगह पे रुकना नहीं चाहता था। जो रुकता था उसका सुबह जो हाल होता था वो ये बताते हैं कि या तो वो बेहोशी की हालत में मिलता था या वो आधा पागल हो चुका होता था या फिर वो इतना खौफजदा हुआ होता था कि उससे आप बात भी नहीं कर पाते थे। चंद लोगों का कहना यह है कि उधर जब रात को काम करते थे, जब लेट नाइट बैठते थे, तो पहले तो आपके जैसे अभी आप सोचें कि जिस कमरे में अभी आप बैठे हुए हैं या जिस ऑफिस में अभी मैं बैठा हूं, मेरे सामने कुर्सियां हैं, मेरे सामने माइक है, दरवाजा है, आपके सामने भी कुर्सियां होंगी, टेबल होगी, बिस्तर होगा, खिड़की होगी, दरवाजे होंगे। खुद ब खुद अगर ये चीजें मूव करना शुरू कर दें, अगर एक कुर्सी ऑटोमेटिकली घूमना शुरू कर दे, सर्कल करना शुरू कर दे, तो काफी खौफजदगी की बात है। और उसके बाद फिर आपको मुख्तलिफ आवाजें आना शुरू हो जाए, ऐसा महसूस होने लगे कि जिसे साइड लुक से लगे कि कोई आपको देख रहा है, बाकायदा चेहरा फील हो। वो कहते हैं हमारा जो मेन लॉबी से कमरे तक आने का दरवाजा था, उसके बीच में एक छोटा सा शीशा लगा हुआ था। तो कहते हैं जब हम अपने कमरे में बैठे होते थे, जब शुरू में, तो उन्होंने बताया कि हमें बाकायदा रात को उस शीशे पे एक हाथ नजर आता था जो बार बार आके पड़ता था, हर आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद। अचानक से वो हाथ बिल्कुल काला जला हुआ, मतलब जैसे स्किन उतर रही होती है वैसा, इतना जला हुआ काला हाथ, मोटा सा। और हम लोग जैसे होता है ना कि मतलब फौरन जाके चेक करता है कि कौन है, क्या हो रहा है, तो वहां कोई नहीं होता था। उसके बाद लोगों को मारना, कोई कमरे में बैठा है, लाइट बंद हो गई, उसके बाद उसको जब वो वापस लाइट आई तो उसके मुंह पे पूरे स्क्रैचेस पड़े हुए। मतलब इस हद तक इतने वायलेंट वहां पे वाकयात होते थे जिसकी वजह से उनको वो घर छोड़ना पड़ गया, वो ऑफिस छोड़ना पड़ गया। तो इस तरह के ऑफिसेस बहुत सारे हैं और दिन में तो कम ही पता चलता है, क्योंकि दिन में इतने लोगों की चहल पहल होती है, लोग आ रहे जा रहे होते हैं, तो शायद हमें खौफ, किसी की प्रेजेंस का खौफ ही नहीं होता। लेकिन जो लोग ऑफिस में रात को काम करते हैं, जैसे कॉल सेंटर्स हो गए या फैक्ट्रीज में काम करते हैं या किसी भी ऑडिटर्स होते हैं, उनके पास कोई ना कोई ऐसा वाकया जरूर होता है। खैर, 111000105 पे देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। अब हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है साथ हमारे साथ लाइन पे? भाई मेरा नाम खास है, मैं गुलशन इकबाल ब्लॉक टहने में रहता हूँ। आपका क्या नाम है जनाब? वकास। जी वकास, क्या वाकया? मैं गुलशन इकबाल ब्लॉक टहने में रहता हूँ, लसानिया रेस्टोरेंट के बैक पे। सही, क्या वाकया? आपसे ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि मैं क्या कहते हैं, एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। उसका नाम हीरा जमाल है और वो रहती थी पहले साइमा प्राइड में। किधर? साइमा प्राइड। सही जी। और ओहो, मोहब्बत की बात कर रहे थे ये लेट नाइट हॉरर शो में। खैरियत है? चले बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है साथ? जी जनाब। खैर, जब तक ये साहब आते हैं आपको तरीका बता देते हैं शो में शामिल होने का। 1100000105 नंबर है जहाँ पे कॉल कर सकते हैं। जी 1 सेकंड, या फिर अपने SMS भेज सकते हैं 1313 पे हॉट टाइप करने के बाद, या फिर फेसबुक पे जाएं द लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली अस्करी के नाम से पेज है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जी हेलो। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी कौन है? मैं बात कर रहा हूँ गुलशन इकबाल ब्लॉक 11 से।
गुलशन से ब्लॉक 11 से। जी जी, आपको याद हो शायद मैंने आपको कॉल किया और ये वाक्य बताने वाला हूँ, ये मैंने फेसबुक पे भी आपके डाला था। सही जी, आप जरा अपना जो मुंह है वो अपने फोन से थोड़ा दूर रख लेंगे तो आपकी आवाज भी साफ हो जाएगी और तमाम लोगों को भी इजीली समझ में आ जाएगी। अच्छा, अभी सही आ रही आवाज? बेहतर है जी, बताइए। अरे ये बताना था कि ये लोग जो काला जादू कराते हैं, अगर आपका कोई प्रोग्राम सुनने ऐसे जिसने किसी पे काला जादू कराया है तो खुदा के लिए किसी पे काला जादू मत करवाएं। इसका नाम इतना बुरा होता है, इतना बुरा होता है। ये मैं आंखों देखे वाकया है। ये मेरी खाला थी, 1997 में उनकी डेथ हुई। अच्छा। तो उनके ऊपर काला जादू कराया बोलो। अब कहने की तो ये बात है कि जो ब्रेस्ट कैंसर है बहुत आम है ना औरतों में, खासतौर पे जो इंटीरियर साइड पे होता है। सही। हेलो जी बोलिए बोलिए। हाँ, तो उनको ब्रेस्ट कैंसर का तकरीबन 6-7 महीने बाद ही उनकी डेथ हो गई थी, डायग्नोज होने के बाद। अच्छा। मरने से तकरीबन 3 दिन पहले उनके ऊपर, जैसे वो पंजाब में तो हम लोग मंजा कहते हैं, जो बेड नहीं होता जी, बेड पे लेटी हुई थी। एक एंड दीवार की तरफ है और एक एंड ओपन था। सही। तो दीवार के ऊपर उनके ऊपर खून की छींटें आई थी दीवार के अंदर से। मेरी बड़ी खाला थी, उनके पास बेटी कुरान पढ़ रही थी, वो तो बाकायदा उनके ऊपर भी आई और मेरी खाला जिनकी डेथ हो गई उनके ऊपर भी आई। तो खैर मौलवी वगैरह को दिखाया तो उन्होंने बताया कि भाई आपकी खाला की जो तबीयत है तो बहुत हसास है, तकरीबन अल्लाह खैर करे कोई मौजूदा ही हो तो ये बचे, लेकिन ये बहुत बुरी कंडीशन है इनकी। इनके ऊपर एक काला जादू करवाया गया है और जिसने करवाया है वो भी बता दिया था कि वो उनकी बड़ी नंद थी, उन्होंने करवाया था। और रीजन क्या था, रीजन बिहाइंड ये था कि मेरी जो खाला है उनके 7 बेटियां पैदा हुई थी और सिर्फ उनका एक बेटा था। तो वो बड़ा फोर्स करती होती थी कि भाई अब आप दूसरी शादी कर ले, ये तो सिर्फ बेटी ही पैदा करी जा रही है, बेटा नहीं होगा इससे। मतलब ये जैसे बहुत होता है ना, कॉमन सी बात है हमारे मुल्क में। तो अब यकीन करें, तीसरे दिन उनकी डेथ हो गई। तो अम्मी वगैरह भी गई थी यहाँ से, हम लोग तो ये रुके थे। तो मेरी अम्मी बताती कि जब डेथ हो गई उनकी, तस्लीम वगैरह हो गई, उनकी डेथ हुई थी 27 रमजान मुबारक को 97 वाले। तो जब डेथ वगैरह हो गई, तस्लीम वगैरह हो गई, उसके बाद 3 दिन बाद ईद थी। ईद के 3 दिन से 4 दिन बाद अम्मी इधर आ गई। तो अम्मी कह रही कि यकीन करें उसकी जो नंद थी उसकी शक्ल पे जैसे अल्लाह की फटकार नहीं होती, पूरी फटकार पड़ी हुई थी। वो लोग छोड़ छाड़ के वापस आ गए। तो कुछ अर्से बाद हमको ये इत्तला मिली कि उसकी डेथ हो गई। तकरीबन 3 महीने बाद ही उसकी डेथ हो गई। और उसका, हेलो जी बोलिए बोलिए। हाँ, और उसका एंड इतना बुरा हुआ है आप यकीन नहीं करें। सिर्फ कहते हैं मामूली सा बुखार हुआ था उसे, और अजीब सी बातें करना कि मुझे माफ कर दो, मैंने ये कर दिया, मतलब ऐसे ऐसे पछतावा नहीं होता, बिल्कुल वैसे। तो खुदारा किसी से इतना हसद मत करे कि अपनी आखिरत आप खराब करके बैठ जाए। अच्छा, तो ये पता किस तरह चला कि उनके ऊपर काला जादू हुआ था? और ये सब ये एक आलिम है वहाँ पे, उनसे मालूम करवाया था, तो उन्होंने ये बताया था। मतलब उन्होंने बहुत अमल किया था पूरे 1 दिन का। तो अम्मी बताती है, मतलब हमें तो यहाँ जब अम्मी आ गई थी तो अम्मी ने आके बताया था वो तफसील से वाक़या ना कि ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे। मतलब ये कि एक्सपेक्टेड था ये कि वो बहुत उनके ताल्लुकात खराब चल रहे थे काफी अरसे से ही। अच्छा। जब उनकी आखिरी बेटी पैदा हुई थी तो उन्होंने बहुत फोर्स किया था मेरे खालू को कि आप इसको तलाक दे दें या फिर इसे छोड़ दें, ये कर दें वो कर दें। तो मेरे खालू मान नहीं देते तो वो अलग हो गए थे उनसे, घर अलग ले लिया था। तो चलो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़। जनाब बढ़ते अपने मैसेज की तरफ। जो कॉलर्स अभी होल्ड पे हैं वो होल्ड पे रहें। बनीन है जिन्होंने अपना मैसेज हमें भेजा है। मैसेज ये है कि माई ग्रैंडफादर हैड सम गोस्ट विच वर फ्रेंडली
But once my dad laughed at grandfather that ghosts don't exist. He went to storeroom and put a briefcase when he came out and locked the door. That briefcase hit the door. Dad went again and replaced it. And went out the briefcase again, banged into the door. Then he accepted the fact that ghosts do exist. Okay. बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ देखते हैं। लाइन पे कौन है मौजूद? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? उमर अली बात कर रहा हूँ मिनाज भाई। जी उमर, किधर से कॉल कर रहे हैं आप? जी मैं कयूमाबाद से बात कर रहा हूँ। जी उमर बताइए। ये वाकया मेरी अपनी सिस्टर का। हम 3 बहन भाई हैं। मेरी एज 28 है और वो मुझसे 5 साल छोटी है, और एक भाई है वो 2 साल छोटे हैं। वाकया ये है कि इस वाकये को गुजरे हुए 3 साल हो गए। सही। तो अब आज भी मैं अपने किसी जानने वाले से ये पूछता हूँ, यार क्या तुमने जिन से बात करी है, तो वो हैरान हो जाता है। वो बोलता है यार ये कैसे मुमकिन है। मैं बोलता हूँ कि मैंने बात करी है। हमारी फैमिली इन चीज़ों पर ज़्यादा यकीन नहीं रखती थी, लेकिन हमारे अपने घर में मेरी अपनी सिस्टर के साथ ये वाकया हुआ है, तो मतलब फिर हमें यकीन इन चीज़ों पे हो गया ना। तो अच्छा क्या क्या देखिए वाकया ये हुआ था कि वो उसकी तबीयत एकदम से खराब हो गई थी और वो बहुत रोने लग गई थी। सही। तकरीबन 3 दिन तक वो सुबह शाम रोती रहती थी। बिल्कुल अच्छी खासी थी, स्कूल पढ़ती थी। हम खुद परेशान थे, हमारा पूरा घर माऊफ हुआ हुआ था। बहुत परेशानी थी कि अच्छा खासा इसको क्या हो गया सिस्टर को। तो मेरे पापा के फ्रेंड हैं, वो आमिल हैं, मतलब वो तो किसी और शोबे से वाबस्ता है, लेकिन वो अमलियात वगैरह भी करते हैं, पैसे नहीं लेते बिल्कुल भी। सही। तो इसीलिए हमें उन पर बिलीव है कि वो जब पैसे नहीं लेते, ना उनसे कोई मतलब वो कुछ डिमांड करते हैं, तो फिर पापा ने उन्हीं को रेफर किया। क्योंकि बहन का मामला ऐसा होता है कि हम खानदान में भी किसी को डिस्क्लोज नहीं करते, तो आप समझ सकते हैं। तो फिर घर में उनको बुलाया, तो उन्होंने फिर उनका उतार किया। तो मुझे याद है कि वो बहुत इस तरह से चीख रही थी, और वो बेड पे आप तकरीबन 3-3 फीट वो मतलब इस तरह से वो उछल रही थी। मुझे याद है आज भी वो उसकी तस्वीर मेरे जहन में आती है। रूम से मेरा जो छोटा भाई है वो भी चला गया था डर के मारे। मेरी मदर भी चली गई थी। हमारी ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है। मेरे जो तायम्मी थी वो भी रूम में आई हुई थी, और वो थी और सिर्फ मैं था। मैं घर में मशहूर हूँ कि मतलब मुझे डर नहीं लगता। तो बहरहाल मैंने फिर सवाल किया सिस्टर से। मुझे पता चल गया था कि इनके ऊपर वो आ चुका है। तो मैंने उनसे पूछा मेरी तायम्मा इस चीज़ की गवाही देंगी। बहरहाल फैमिली में रूम में कोई था नहीं, तो उनको इतना नहीं पता। तो मैंने उनसे पूछा कि तुम क्यों आए हो? तो वो सिस्टर के अल्फाज थे खुद कि मैं इसलिए आया हूँ कि मतलब सिस्टर के चेहरे पे उसने फिंगर का राउंड बनाया इस तरह से कि ये मुझे, फिर उसने मतलब 3 फिंगर जैसे ऊपर करते, और हाथ का शहादत वाली फिंगर का और शहादत वाली और अंगूठा, इसको आप गोल करें और 3 फिंगर ऊपर करें, यानी कि ये बहुत अच्छी हैं, मैं इनके ऊपर इसलिए आया हूँ। वालदा मना करती थी आप बाल खोल के छत पे ना जाओ। वो मगरिब के टाइम अपने मतलब बाल खोलकर मेरे ख्याल से छत पे कपड़े उतारने गई थी। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है सबसे कि मतलब अपने बाल खोल के मगरिब के टाइम खुले आसमान के नीचे नहीं जाना चाहिए। तो फिर बहरहाल उतार हुआ। जब वो ठीक हुई तो हमने उनसे पूछा कि क्या हुआ था, तो वो उन्होंने बताया कि 4 इस तरह के अजीब अजीब शक्लों वाले लोग थे। जब ये उतार कर रहे थे शाह साहब, तो वो खिड़की से, कमरे के सामने खिड़की है, उससे वो भाग रहे थे और वो मुझे लेके जा रहे थे। लेकिन जब उन्होंने नींबू वगैरह काटे उसके लेग के ऊपर रख के, तो जब से उसको बहुत यानी कि आराम मिला और वो उस जिन उसके ऊपर से उतर गया। तो आज भी आपका प्रोग्राम मैंने फर्स्ट टाइम सुना। मैं सुनता रहता हूँ, सिस्टर बोलती है कि मैं सुन रही हूँ, तो मैं सुनता नहीं था, मुझे टाइम नहीं मिलता अपनी फील्ड के हिसाब से, मैं काम में बिजी होता हूँ। बस आज मैं सुन रहा था गाड़ी में आके। नहीं, अब मुझे ही बताइए उमर कि आपने जब आपका आमना सामना हुआ इस मखलूक से जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जी, तो वो किस तरह का था? मतलब आप एक कमरे में थे, आप अपनी बहन के आमने सामने बैठे हुए थे, और बहन आपकी क्या मतलब बेहोश थी, सही हालत में थी? सही हालत में थी, बेहोश नहीं थी, आंखें खुली भी थी, और मेरी आंखों में आंखें डाल के वो बात कर रहा था। और मतलब बहन के ही रूप में? बिल्कुल बहन के ही रूप में था। सही।
सिस्टर जो बात करी थी मुझसे, तो देखें लिप्स तो उसके, माउथ उसका, जबान उसकी, लेकिन अल्फाज उसके थे, वो मर्दों वाली आवाज थी, बिल्कुल आवाज चेंज हो गई थी सिस्टर की मेरी। तो अब देखें किसी से मैं सुनूंगा तो मैं बिलीव शायद ना करूं, क्योंकि मुझे खुद भी यकीन इतना नहीं था, लेकिन ये कि जितना यकीन हमें करना चाहिए वो बिल्कुल करना चाहिए, जो क्योंकि कुरान से भी साबित है। एक अभी कॉलर आए थे, उन्होंने भी ये वजाहत करी थी सूरज जिन, सही, तो हमें जिन्नात पे बिलीव करना चाहिए। देखें ये जो वो बोलता है मैं बिलीव नहीं करता, तो ये गलत है, ये साबित है कुरान से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं जब अपने ग्राउंड फ्लोर में गया, क्योंकि उस वक्त मैं अपने ग्रैंडफादर के साथ सोता था, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, अब तो वो डेथ कर गए। तो जब मैं अपना सर्दियों का दिन था, तो उनके बेड के साथ ही मैं नीचे ना, मतलब कारपेट पे सोता था, तो मैंने उनके बेड के नीचे से ब्लैंकेट खींचा, तो उसके ऊपर काली बिल्ली थी। आप यकीन करें कि वो उस वक्त रात को 3 बजे का मंजर, शाह साहब ये उतार करके गए हों और मैं ग्राउंड फ्लोर पे जाके सोने के लिए मैं अपना ब्लैंकेट खींचूं और काले कलर की बिल्ली आए, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी एक नॉर्मल इंसान थोड़ा सा तो डरेगा। लेकिन मैंने यही सोचा कि मतलब क्या काली बिल्ली है, मैंने यही उसको बोला कि यार अब जो भी तुम कुछ हो चले जाओ, क्योंकि हम लोग इतना माऊफ हो गए थे, हमारे दिलों में के अंदर इतनी सख्ती आ गई थी, हम लोग परेशान थे कि मखलूक हमें क्यों तंग कर रही है। लेकिन मेरा सब लिसनर से सबसे यही एक रिक्वेस्ट है कि अगर हम गाड़ी चला रहे हैं और कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि बस अब एक्सीडेंट होने वाला है, जरा सा हमने उसके अंदर तामुल मिजाजी करनी है, जहां हम घबराए वहां एक्सीडेंट हो जाएगा। अगर हमने अपने माइंड को हाजिर रखा और बिल्कुल घबराए नहीं, तो मिनाज भाई मेरा ये दावा है कि वो एक्सीडेंट होते होते भी बच जाएगा। हमें अपने आप को संभालना है। ऐसी सिचुएशन अगर हमारे साथ हो जाती है, सबसे बड़ी बात हमने संभालना है अपने आप को, हमने अपना होश में रहना है, हमने अपना होश नहीं खो देना। काफी लोगों को मैंने देखा है कि उनके ऊपर जब कोई परेशानी आती तो वो अपना होश खो देते हैं। तो मैं यही सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुदारा अपने होश में रहें, आप अपना होश संभालें, अल्लाह से लौ लगाएं और नमाज कायम करें। सबसे जो बेस्ट है इस चीज का हल, परेशानियों का हल, ये नमाज है। अल्लाह के आगे झुक के देखें, वजू करें, मुसल्ले पे खड़े हों, फिर देखें सजदे में जाएं, अल्लाह आपको कितना नवाजता है, आपकी परेशानियां कैसे दूर करता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह। अब आपकी बहन अब माशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक ठाक है। उनको कुछ याद है, उनको कुछ पता है? देखें पापा मना करते हैं कि यार उनको याद नहीं दिलाया करो, क्योंकि वो याद करके फिर एकदम परेशान हो जाती है। फिर अब उसके कमरे में हमने तावीज वगैरह भी लगाए, जो लोहे कुरानी होती है, ये भी बहुत अच्छी चीज है। कुरान के अल्फाज, ये एक कोड वर्ड थे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने दिए थे। इसका हम नहीं जानते कि उनका मतलब क्या है, तो उनका हमने लगाया, उसकी बहुत बरकत है। अब तो अल्लाह का शुक्र है कुछ भी नहीं है ऐसा। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू। Okay, that was pretty bit scary, लेकिन इंफॉर्मेशन देखें इन्हीं वाकयात से मिलती है। मैं हर दफा ये कहता हूँ कि सोचिए, जो भी वाकया सुना रहे होते हैं उसके थोड़ा सा सोचिए। इसलिए नहीं कि आप विजुअलाइज करेंगे, इसलिए कि आपको उनके दर्द का एहसास होगा, उनकी तकालीफ का एहसास होगा। जब एक इंजेक्शन आपके स्किन से होता हुआ आपकी वेन्स तक पहुंचता है तो आपको दर्द होता है। जब आपके अंदर से खून निकाला जाता है जब आपको दर्द होता है। जब लोगों की बाईपास होते हैं जब दर्द होता है। जब कोई सा भी ऑपरेशन होता है जब दर्द होता है। सोचिए, एक ऐसी चीज, एक ऐसी मखलूक आपके अंदर आ जाए जो कि बज़ाहिरी तौर पे किसी को नजर नहीं आ रही, ना कोई कट है ना कोई ऑपरेशन है, लेकिन उसका दर्द इतना है कि कोई बयान नहीं कर सकता। और लोग होते हैं जो कहते हैं ये दिमागी तौर पे प्रॉब्लम है। मेरी नजर में इस दुनिया में एक्चुअली बहुत ऐसी सारी चीजें हैं जो हमें मालूम ही नहीं। एक बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी प्लैनेट अर्थ के नाम से, सही है। ये डॉक्यूमेंट्री कोई डरावनी, कोई इन चीजों के मामले में नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग इसलिए है और देखना लाजमी इसलिए है क्योंकि जिस
प्लैनेट में हम रहते हैं जिसका नाम अर्थ है, उसमें ऐसी हजारों चीजें हैं, हजारों जगहें हैं, हजारों जानवर हैं, हजारों इंसेक्ट्स हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है, मतलब हम उनके बारे में सोचते भी नहीं है। ये प्लैनेट अर्थ जो बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री है, दुनिया की सबसे महंगी तरीन डॉक्यूमेंट्रीज में से एक है, क्योंकि उसमें इस दुनिया में अर्थ पे जो चीज अवेलेबल है, जिस जगह जिस चीज के बारे में इंसान मालूम कर सकता था, चाहे वो जमीन से 10,000 फीट ऊपर हो या 40,000 फीट नीचे समंदर में हो, वहां तक इंसान गया। जहां तक इंसान की सोच जा सकती है मैक्सिमम, वहां तक वो डॉक्यूमेंट्री शूट हुई है। और उसमें आप देखिए कि जमीन से ऊपर, जमीन पे और जमीन के नीचे हजारों मखलूक हैं, हजारों जानवर, हजारों ऐसी लिविंग थिंग्स हैं जिनके बारे में हमने कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं। हजारों ऐसी जगहें हैं, ऐसे ऐसे केव्स हैं, ऐसे ऐसे गार हैं। मैं आपको एक गार का बताता हूं कि एक गार है जिसका नाम अभी मुझे याद नहीं, उस पे मूवी भी बनी है। उस मूवी के बारे में अभी मैं नहीं बताऊंगा, फेसबुक पे बताऊंगा, बल्कि छोड़िए, सैंक्टम उसका नाम है। डू वॉच दिस मूवी। स्टीवन स्पीलबर्ग की नहीं, स्टीवन स्पीलबर्ग पता नहीं किसकी है, लेकिन नहीं, ये दुनिया का सबसे गहरा गार है। मतलब इस गार की जो आप कहें हाइट होगी वो शायद एक पूरे माउंट एवरेस्ट की है। माउंट एवरेस्ट 8 किलोमीटर्स। अगर आप जमीन से आसमान तक जाएं तो 8 किलोमीटर्स लंबा है। सोचिए 8 किलोमीटर्स कितने लंबे होते हैं। अगर आप अभी जिधर भी अभी मौजूद हो उधर से 8 किलोमीटर्स का हिसाब लगाएं। एक ऐसा गार है जो पानी के अंदर है, पानी के अंदर गार है, उधर जाए तो आप रह सकता है इंसान आराम से। मतलब ये तो मैं सब अभी गार की बात कर रहा हूं। पहाड़, आसमान, जंगल, आबादी, जानवर, इसके बारे में माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल तक मौजूद है उस डॉक्यूमेंट्री में। डू वॉच इट। आपको पता चलेगा कि आप जिस जगह रहते हैं उसके बारे में आपको कुछ नहीं मालूम। और खुदा कहता है कि मैंने हर मौके पे मिस्ट्रीज छोड़ी हुई हैं। कुछ ऐसी मिस्ट्रीज हैं जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी मिस्ट्रीज हैं जिनको शायद हम सॉल्व नहीं कर सकते। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोग अपने एसएमएस भेज सकते हैं हमें। क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाए तो लिखें HOT हॉट, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपना एसएमएस भेज दें 1313 पे, या फिर हमें कॉल कर सकते हैं 111000105 पे, या फिर द लेट नाइट हॉरर शो विद मिनाज अली अस्करी के नाम से एक पेज है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। प्रिंसेस अमीन इकबाल, आपका मैसेज आया, थैंक यू प्रिंस अमीन इकबाल, थैंक यू। हसीब राजा, एहसन सिद्दीकी, मोहम्मद फसाहत हफीज, माया भाई, थैंक यू। नहीं जी, ग्रेव एनकाउंटर्स मैं अभी तक नहीं देख सका क्योंकि ग्रेव एनकाउंटर्स का प्रिंट मास्टर नहीं है। जैसे ही मास्टर आएगा जब ये देखेंगे। फैसल खुर्शीद, आपका शुक्रिया। अब्दुल मोइद सलीम, थैंक यू। फहद खान, उमैर खान, आपका भी शुक्रिया। अवैस शाह, थैंक यू सो मच। फरहान सिद्दीकी, महानूर खान, थैंक यू सो मच। इसके अलावा वो तमाम लोग जो अपने 1313 पे एसएमएस भेज रहे हैं, ओसामा पाशा, आपका शुक्रिया। यासीन शोएब, थैंक यू सो मच। अहमद कहते हैं मिनहाज भाई, डैम इट्स ईयर बस्टिंग वॉइसेस कमिंग आउट ऑफ योर शो, प्लीज आवाज कम करो प्लीज। अहमद हेयर भाई, आई प्रॉमिस, आई स्वेयर। मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही, मुझे नहीं पता। अली कुमैल कहते हैं अभी आपका शो सुनते हुए एक सवाल ख्याल में आया, जिन सिर्फ काली बिल्ली में ही क्यों दिखते हैं और रात में क्यों? देखिए, जो लॉजिकल रीजन नजर आता है मुझे, ये सिर्फ गलत बात है कि सिर्फ काली बिल्ली और ये इसमें नहीं, हर जानवर के रूप में नजर आ सकता है। सही, हम तो हमेशा जानवर की बात करते हैं और बहुत सारे मुख्तलिफ उनके पहलू होते होंगे, उनके पर्सनैलिटीज के, जो हमें नजर नहीं आते शायद। सही,
और सिर्फ रात को ही क्यों, जो लॉजिकल रीजन नजर आता है। आप भी सोचिए कि एक जगह जहाँ पे आप रहते हैं, आपको पता हो कि वहाँ पे आपका फॉर एग्जाम्पल, आप अल्लाह ना करे मेरा एक हाथ नहीं है, या मेरी एक टांग नहीं है, या मेरी शक्ल थोड़ी सी बदसूरत सा हूं, और मैं एक ऐसे एरिया में रहता हूँ जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, और मैं अगर निकलता हूँ रात दिन में तो बच्चे मुझे बुरा भला कहते हैं, मजाक उड़ाते हैं, लोग बुरा भला कहते हैं, लोग खौफजदा होते हैं, औरतें मुंह फेर लेती हैं, इस तरह की। तो हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन चीज है ये। तो मैं ऑटोमेटिकली उस टाइम पे निकलने की कोशिश करूंगा जब लोग कम हो। अब मुझे इसका ये एक लॉजिकल रीजन लगता है जो कि मेरी तरफ से जनरेट हुआ है। असल रीजन मुझे नहीं मालूम, शायद इसलिए भी हो सकता है कि दिन इंसान के लिए और रात इस मखलूक के लिए। I don't know. चलो जनाब, बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। प्रोग्राम को खत्म होने में 20 मिनट बाकी। देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद और किधर से कॉल कर रहे हैं? सर आमिर अली बंगश बात कर रहा हूँ नाजोबाद से। कौन बात कर रहे हैं जनाब? आमिर अली बंगश। आमिर जी, आमिर साहब। बस वाकयात तो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन कराची का ये एक वाकया बताता हूँ। जी जी। मैं नाजोबाद में बेसिकली रहता हूँ। कुछ ऐसी रीजन आ गई कि मुझे आबादी शहर की तरफ शिफ्ट होना पड़ा। तो वहाँ एक मकान था, काफी अरसे से बंद था। मैं वहाँ शिफ्ट हुआ तो वहाँ जाते साथ ही कुछ ऐसा लगा कि यार यहाँ कुछ है। पहली रात को ही जब मतलब सोने का वक्त आया तो चादर जो है मेरे ऊपर से उतार ली गई। कभी फैन ऑफ कर दिया जाता, कभी लाइट ऑन कर दी जाती, कभी लाइट ऑफ कर दी जाती। तो बेसिकली पहले मैं थोड़ा डरता था काफी, लेकिन कुछ ऐसे वाकयात हो गए कि अब डर और खौफ बिल्कुल जो है वो खत्म हो गया। तो उसके बाद मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आप कौन हैं, आप क्यों तंग कर रहे हो, मुझे प्लीज सोने दें। मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक, मतलब एक्चुअली मुझे बहुत मुश्किल से वो घर मिला था। मैं अकेला रहता हूँ कराची में। तो मैंने बातचीत की, मालूमात की, नहीं पता लगा, कुछ वो नहीं हुआ। लेकिन फिर एक दफा ऐसा हुआ 1-2 रातों बाद के मैं थोड़ा सा रात के टाइम अनकॉन्शियस हो गया। सही। तो उस दौरान में मुझे मतलब किसी से मेरी बात हुई, कोई फीमेल थी जिससे मेरी बात हुई। तो मालूम ये हुआ कि काफी टाइम पहले, तकरीबन कोई 40-45 साल पहले जो है, उनको वहां पर किसी ने कत्ल कर दिया था। कोई 3-4 लोग थे जिन्होंने उनको कत्ल किया था। तो उसके बाद से उनकी रूह जो है वहीं भटक रही है। तो मैंने 1 महीने वहां स्टे किया और 1 महीने तक मैं उनको झेलता रहा। लेकिन शुक्र कुछ नुकसान उन्होंने नहीं पहुंचाया, क्योंकि एक विर्द है आयतल कुर्सी का, बहुत इसमें जो है बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आप आयतल कुर्सी 5 दफा पढ़ के और फूंक दें अपने चारों अतराफ, तो जो भी ऐसी मखलूक होगी जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहती है वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। ये अल्लाह ताला के हुक्म से है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं और हमारे पास ऐसे विर्द मौजूद हैं कि हमें किसी और का सहारा लेना नहीं पड़ता है। बिल्कुल। और एक दूसरा वाकया सर मैं बता दूं, मैं टीओ क्लिनिक में काम करता हूँ, नाइट शिफ्ट में होता था, एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ पे। सही। मेरी आदत थी कि मैं मतलब मेरा जो रूम था, मैं वहाँ नीचे चादर बिछा के और मैं कमर सीधी करने के लिए लेट जाया करता था। मतलब नींद वगैरह तो ऑफकोर्स नाइट शिफ्ट जब होता है आपका हॉस्पिटल में तो बहुत मुश्किल से ही होती है, क्योंकि कंटिन्यूसली पेशेंट्स आ रहे होते हैं, आउटडोर पेशेंट्स और इंडोर पेशेंट्स। तो वहां पर एक दफा ऐसा हुआ कि मुझे बाकायदा ऐसा फील हुआ कि कोई शख्स मेरे लैब पर बैठा है। मतलब वो मर्द हो या औरत, मुझे उसकी जिन्स नहीं मालूम, लेकिन कोई मेरे लैब पर बैठा और मुझे बाकायदा उसने पेट पर जो है खरोच मारी। मैं थोड़ा सा खौफजदा होके वहां से उठा, बाहर निकला। चौकीदार वहां पे बहुत सालों से वहां थे मौजूद, तो उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि यार हॉस्पिटल में तो ये चीजें होती रहती हैं। मैंने मतलब मैंने ये सोचा, मैंने कहा शायद कोई चूहा वगैरह हो या कोई और ऐसी चीज हो जिसने मुझे खरोचा हो। लेकिन मेरे राइट हैंड साइड पर जहाँ मैं लेटा हुआ था, मेरे राइट हैंड साइड पर पूरा शीशा लगा हुआ था। तो वहां से कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं थी कि मतलब कोई और चीज, कोई जानदार, कोई जानवर, कोई मुझे जो है वो खरोच सके। दरवाजा भी बंद होता है
तो किसी बिल्ली वगैरह के आने का तो सवाल भी पैदा नहीं होता है। सही। इसके अलावा जिस हॉस्पिटल की मैं बात कर रहा हूँ हर जगह ये ऑपरेशन थिएटर होते हैं। ये बेसिकली जो है वो हड्डी जोड़ का अस्पताल है। यहाँ बहुत ज्यादा तो मतलब कुछ इस तरह के पेशेंट्स नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी ओटी के बाहर एक पॉइंट होता है जहाँ पर जब ऑपरेशन थिएटर से कपड़े निकलते हैं, उन अलग कपड़े जो होते हैं वो वहाँ रखे जाते हैं। तो उस जगह पर, उस पॉइंट पर आप किसी भी मौसम में चले जाएं, चाहे खूब गर्मी हो रही हो, हब्स हो रहा हो, या सर्दी हो रही हो, सर्दी में तो ऑफकोर्स वो जगह बिल्कुल ठंडी रहती थी, क्योंकि जब स्वीपर जो है वो सारे क्लोथ्स निकाल के वहां रखता उसको धोने के लिए, या मतलब जो लॉन्ड्री वाला आता उसको देने के लिए, तो वो एक पॉइंट महसूस हो गया था। सही। उस पॉइंट पर आप एक तो मुश्किल से 1 मिनट भी आप वहां खड़े नहीं रह सकते। आपको कोई चीज, कोई इंटरनल या एक्सटर्नल फोर्स आपको धकेलेगी उस जगह से कि आप उस जगह से मूव कर जाएं, आप वहां बिल्कुल खड़े ही नहीं हो सकते। तो ये इस तरह की चीजें जो है मतलब वाकयात। मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ कोहाट से, और हमारा जो है जो एरिया है वो सारा ये पहाड़ों पर, मतलब पहाड़ी सिलसिला है सारा। कोहाट सिटी है, और मैं कोहाट से आगे एक सुरती पयान गाँव है, वहाँ रहता हूँ। वहाँ पर ऐसे बहुत सारे वाकयात होते हैं। अगर कोई शख्स ये कहता है कि जिन्नात नहीं है, तो पहले तो ये कि मतलब अगर वो मुस्लिम है तो वो सूरह जिन उठा के पढ़ ले। अल्लाह ताला ने खुद बताया है कि ऐसे मखलूक मौजूद हैं। दूसरा, मेरे एक भाई ने अभी एक बात की कि उनको समझ नहीं आया कि जानवरों में ही क्यों जो है वो ये चीजें आती हैं। तो देखें, कोई भी जानदार चीज में ही ये जा सकते हैं, किसी फ्लावर वॉज में नहीं जा सकते। इनको जाने के लिए कोई जानदार चीज ही चाहिए होती है। बिल्ली आमतौर पे या खास तौर पे इसलिए होती है, लेकिन मैंने जितने भी वाकयात सुने हैं अपने रिश्तेदारों से, अपने वालिद से या जिससे भी, तो गांव में तो मुझे जो है वो बकरी के बच्चे की बात बताई गई। वहाँ बकरी के बच्चे ज्यादा होते हैं, ये इस तरह के जानवर ज्यादा होते हैं। तो वहाँ जब भी इस तरह की कोई चीज किसी जानवर में जाती है तो वो ज्यादातर बकरी के बच्चे को ही सिलेक्ट करते हैं, जो भी उस वक्त अवेलेबल, मतलब वही वाली बात है, जो भी बिल्कुल चीज करीब होती होगी। बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जैसे अगर बिल्ली की बात करते हैं तो शहरों में ये बिल्लियां ज्यादा होती हैं, तो यहाँ हमारे करीब कोई और जानवर नहीं होता है। या बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि इंसान के अंदर भी चली जाती हैं ये रूहें या ये जिन्नात या जो भी आप इसको नाम दें, ये इंसान के अंदर भी चली जाती हैं। तो इस तरह के तो मतलब बहुत सारे वाकयात हुए हैं, लेकिन वही बात है कि ये तमाम तरह वाकयात होने के बाद जो है अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इतना दिल मजबूत हो गया है कि किसी किस्म का डर और खौफ नहीं आता है। और जहाँ तक खौफ आने की बात है, ये फितरत है, इंसानी फितरत है। आप अगर आप बहुत ही जितने भी निडर आदमी क्यों ना हो, अगर अंधेरे में आपको हल्की सी कोई भी झलक नजर आएगी तो आप एकदम ठिठर जाएंगे और देखेंगे यार ये क्या चीज है। आपको नहीं मालूम कि वो जिन है, हो सकता है आप सोचे वो इंसान है और वो इंसान आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो वो डर और खौफ तो लाजमी हर इंसान को ही आता है, लेकिन वो वक्ती तौर पे होता है। जब आप थोड़ा सा सोचते हैं उस तरफ और उस तरफ आप निगाह आपकी जाती है और आप देखते हैं उसको, तो फिर आप थोड़ा सा मुतमईन हो जाते हैं कि यार ये कोई इंसान नहीं है, कोई जानवर है, या हो सकता है मेरा वहम हो। तो मतलब मैं वाकयात में एक्चुअली आपका साइलेंट लिसनर हूँ, और आज हम 2-3 लोगों ने जो है प्लान बनाया था कि आपका प्रोग्राम सुनेंगे। मेरे 1-2 दोस्त और हैं जो आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, और हम लोग सुबह से ये सोच रहे हैं, मतलब सॉरी 1 बजे से जब से आपका शो शुरू है, कि अभी तक मजा नहीं आया शो में आपसे। मतलब मैं लोगों को सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर हम लोग, मतलब मैं भी भाषण नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसा भाषण दे रहा हूँ शायद लोगों के काम आए। हम यहाँ वाकयात सुनने बैठे हैं, यहाँ लोग हमें आके जो है ना वो मतलब भाषण नहीं दें कि यार ये ऐसा होता है, ये वैसा होता है, ये सब लोग जानते हैं। हमें वाकयात बताएं, ताकि मतलब जो जिस मकसद के लिए आपने ये शो रखा है या जो शो होता है, ताकि हम लोग उससे एंजॉय कर सकें या जो भी मालूमात है वो हासिल कर सकें। चलो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बिल्कुल आपने सही फरमाया, दुरुस्त फरमाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। बिल्कुल जनाब, इन्होंने बिल्कुल एक बात वैलिड बात तो की है। क्या कहें इस पे, छोड़िए, मैं कुछ कहूंगा तो लोग कहेंगे कि बदतमीज है। हमारे यहाँ लोगों का काम ही है, सबसे आसान काम कराची के या लाहौर के या इस्लामाबाद, पूरे पाकिस्तान के, माजरत के साथ सबसे आसान काम ये है कि दूसरे पे तनकीद करें। याद रखिएगा, एक मेरे दादा ने मुझे ये बात बताई थी कि अगर अजीम इंसान बनना है, एक ऐसा इंसान जिसको पूरी दुनिया अच्छे अल्फाजों से याद रखती है और उस दुनिया पे वो कोई एहसान करके गया,
एहसान से मुराद हरगिज ये नहीं है कि आपने जो मतलब ले लिया फौरन। एहसान का मतलब ये कि कोई ऐसा काम करके किया जिससे लोगों को फायदा हो। तो वो अजीम इंसान हमेशा आइडियाज के बारे में बात करता है, और जो थोड़ा सा उससे कमतर होता है, जो नॉर्मल इंसान होता है, वो हमेशा चीजों के बारे में बात करता है। मतलब गाड़ी, बंगला, पैसे, इन चीजों के बारे में बात करता है। और जो एक ऑर्डिनरी से भी गया गुजरा इंसान होता है, जिसको लो लाइफ कहा जाता है अंग्रेजी में, या लूजर भी कहा जाता है, वो हमेशा दूसरों के बारे में बात करता है, इंसानों के बारे में, उनकी कामयाबी, उनकी नाकामी के बारे में बात करता है। तो अजीब बात यह है कि हमारे यहाँ ज्यादातर लोग एक दूसरे के बारे में ज्यादा बातें करते हैं बनिस्बत आइडियाज के बारे में। जिस दिन हम लोग आइडियाज पे बात करने लग जाएंगे, जिस दिन हम प्रोग्राम के बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ बात करने लग जाएंगे, शायद कोई प्रोग्रेस नजर आ जाए। लेडीज एंड जेंटलमैन, बढ़ते अपने सेकंड लास्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। 11100105 पे देखते हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद? मैं आदिल बात कर रहा हूँ। आदिल, आदिल बात करें, किधर से जनाब? जी, लेबर फर्ज है जी, बताइएगा क्या वाक़या आपका? मेरी आवाज सही आ रही है? मेरा देखिए बेहतर है जी, बताइए। हेलो हेलो, एक मिनट में हैंड निकाल। हेलो जी, मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? जी बिल्कुल क्लियर आ रही है, बोलिए जी। आपकी आवाज मुझे बहुत सरसराहट आ रही है, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हेलो, चलिए जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज कॉल करने का। चूंकि टाइम कम है, लोगों को ऑनर करने, मिसिंग चैन आपका मैसेज आया, थैंक यू सो मच। बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? मैं कराची से बात कर रही हूँ, नॉर्थ नाज़िमाबाद से मिसेज अजहर बात कर रही हूँ। जी, मिसेज अजहर बात कर रही हूँ। जी बताइए। मेरे साथ 25 साल पहले एक वाकया हुआ था जी। हम लोग एयरपोर्ट से, मैं और मेरे हस्बैंड आ रहे थे रात के तकरीबन 2:30-3 बजे के करीब। सही। लाल कोठी कहलाता था उस तरफ से। एक बड़ी खूबसूरत से बहुत ही हसीन एक औरत खड़ी हुई थी रोड पे, व्हाइट कलर का उसने सूट पहना हुआ था। सूट क्या पहना हुआ था? वो मैक्सी टाइप का पहना हुआ था। अच्छा, नाइट सूट पहना हुआ था? नहीं, मैक्सी टाइप का, मतलब उसने सूट पहना था व्हाइट कलर का ना। मैक्सी नाइट सूट ही तो होती है ना? नहीं, जो आजकल फैशन में मैक्सी पहनते हैं ना, नाइट सूट तो नाइटी कहलाती है। नाइटी नहीं थी, मैक्सी थी। अच्छा सही, कैरी ऑन। बहुत ही खूबसूरत, बहुत हसीन औरत खड़ी हुई थी। तो आपको पता है आदमियों की आदत होती है। मेरे हस्बैंड ने कहा कि लिफ्ट दे देते हैं। मैंने कहा नहीं, रात को 2:30-3 बजे है, पता नहीं कौन है, लिफ्ट नहीं देना है ना। तो कहने नहीं, लिफ्ट देते हैं ना। उन्होंने गाड़ी रोक दी, लिफ्ट उन्होंने दे दी ना। तो ये आपके सामने हो रहा है सब? हाँ, मैं आगे सीट पे बैठे, मेरे हस्बैंड ड्राइव कर रहे हैं। बड़ी आप लिबरल बीवी हैं। नहीं, मेरी तो बड़ी अजीब सी हालत हो गई थी। अब बहुत मतलब इतनी खूबसूरत थी, इतने मतलब मेकअप इतना ज्यादा किया हुआ था उसने, और उसके नाखून बड़े लंबे लंबे थे। सब देख लिया आपने इतनी दूर से? हाँ, इसलिए कि मुझे खुद को डर लग रहा था ना। अच्छा जी। जो जाहिर आपको सोचे रात को 2:30-3 बजे के करीब रोड पे कोई खड़ी हुई है, यंग थी, ये भी नहीं कि काफी एज भी नहीं था उसको। सही। तो कहने लगी कि मुझे सीधे जाना है ना। तो हमने कहा किस तरफ जाना है सीधे, मतलब मेरे हस्बैंड ने पूछा। तो कहने लगे आप ऐसे करें कि थोड़ा आप आगे चले, फिर अंदर टर्न कर ले। तो टर्न जो करने जा रहे थे वो महमूदाबाद का इलाका लगता है। ये मैं 25 साल पुरानी अभी मैं बात करूँ तो मेरे खुद की अजीब कंडीशन होती है। अच्छा। ये 25 साल पुरानी बात मैं आपको बता रही हूँ। वो महमूदाबाद की तरफ उस वक्त काफी जंगल का इलाका था। तो कहने लगे आप सीधे चले, सीधे चले। कितने? 25 साल पहले? हाँ, 25 साल पहले। मैं काफी दिन से आपको ट्राई कर रही हूँ, मगर आपका नंबर बहुत बिजी जा रहा था। जी जी जी, बताइए बताइए। तो कहने लगी कि आप ऐसे सीधे चले, सीधे चले। अच्छा, मतलब आपके वो लड़की, वो जो खातून है, वो आपकी गाड़ी में बैठ गई? जी हाँ, बैठ गई पीछे साइड पे ना। मैं उसको मुस्तकिल देखे जा रही हूँ, डर के मारे ना, मतलब मेरी अजीब से कंडीशन हो गई थी।
तो कह रहे आप सीधे ले चलिए महमूदाबाद की तरफ। हम लोग गए तो पहली दफा जिंदगी में उस इलाके में हम लोग गए थे और फिर वो आखिरी दफा ही था, उसके बाद हम लोग उस तरफ गए नहीं ना। अच्छा। तो कहने लगे आप सीधे जाओ, एक आया रेलवे फाटक ना, तो कहीं इससे भी आप आगे चले ना। अब मैं अपने हस्बैंड की तरफ देख रही हूँ, तभी पीछे में देख रही हूँ, मेरी अजीब से मतलब मुझसे मुंह से अल्फाज नहीं निकले जा रहे थे। और आपके हस्बैंड आपको देख रहे थे क्या, सिर्फ उनको खातून को ही देखे जा रहे थे? नहीं, वो तो वो सिर्फ खातून को ड्राइव कर रहे थे। नहीं, ड्राइव कम उनकी, अब आंखें पीछे होंगी। हाँ, वो पीछे बैठी हुई थी ना, मगर वो असल में उसको ड्रॉप करने के चक्कर में थे। मगर इतनी हसीन औरत ये सोचे ना, रात को 3 बजे खड़ी हुई, आजकल कुछ पता थोड़ी था कौन है। माजरत के तौर पे पहली औरत है जो दूसरी औरत की तारीफ कर रही है इतनी। नहीं, मगर वाकई थी बहुत हसीन और खूब ज्यादा मेकअप किया हुआ था। कौन? तो फिर हम लोग आगे गए तो कहने लगे ऐसे करे आप मुझे यहाँ ड्रॉप कर दे। तो हस्बैंड कहने लगे उनसे कि आगे हम कहाँ से जाएंगे, हम तो यहाँ का रास्ता नहीं पता है। तो कहे आप ऐसे करिए, कहीं नहीं टर्न करिए, आप सीधे निकल जाएगा यहाँ से ना। उसको वहाँ उतारा है और हम लोग बस एक मुश्किल से अगर 2 मिनट अगर आगे ड्राइव करते ना तो हमारी गाड़ी नीचे खाई में जाके गई थी। खाई में? वहाँ कौन सी खाई आ गई? आगे जाके बिल्कुल खाई टाइप का, मतलब खाई से के बिल्कुल गड़ा टाइप का बना हुआ था ना। रेलवे फाटक के बाद? रेलवे फाटक से आगे जाके काफी अंदर की तरफ लेके गई थी। आगे तो अम्बाला बेकरी और पता नहीं क्या क्या आ जाता है। पता नहीं क्या था वो रास्ता, मुझे तो पता ही नहीं। 25 साल पुरानी बात है, जाहिर है, अब मुझे तो इतना ज़हन में भी नहीं है। 25 साल पहले भी था ये सब, मुझे पूरा याद है। 25 साल का तो मैं हूँ, मुझे 27 साल का हो गया हूँ, मुझे पता है कि 25 साल पहले ये एरिया कैसा था। तो जंगल तो था नहीं। मैं बता रही ना कि पहली दफा गए, कभी आज तक हम दोबारा नहीं गए उस तरफ ना। और वो इतनी मतलब वो अंदर गहराई में थी ना, अगर गाड़ी की हेडलाइट नहीं पड़ती ना तो हम लोग अगर 2 सेकंड अगर आगे ड्राइव करते ना तो नीचे गाड़ी हमारी गिरती। बस वो अल्लाह ने बचा लिया हम लोगों को। लाइट हेडलाइट पड़ी, हमने फौरन रिवर्स की कि रिवर्स नहीं हो पा रही थी हस्बैंड से गाड़ी, और दोबारा औरत नजर भी नहीं आई कि कहाँ चली गई ना। घर चली गई होगी ऑब्वियसली। वो आपके जिन नजरों से आपके मियाँ ने देख रहा था वो डर के मारे भाग गई घर। नहीं, डर के मारे तो हम लोगों से गाड़ी रिवर्स नहीं हो रही थी ना। तो आप लोग क्यों डर रहे थे? आपने तो उस औरत को लिफ्ट दी और उनको छोड़ दिया, तो डर किस बात का? नहीं, डर इस बात है कि इतनी हसीन औरत रात को 2:30-3 बजे कुछ सोचे, बिल्कुल व्हाइट ड्रेस और इतना मेकअप किया हुआ, अकेली औरत। अब आप एक सेकंड के लिए सोचें कि वो असल में औरत होगी तो उसको कितना अफसोस हो रहा होगा ये बात सुन के कि आप उसको जिन या चुड़ैल समझ रहे थे। नहीं, हाँ नहीं, आपको पता है उस वक्त तो कुछ ज्यादा ही ऐसे चल रहा था ना कि वहाँ पर सुनने में आ रहा था कि लाल कोठी की तरफ से निकल के कोई औरत। भाई मैं देखिए मजाक अपनी जगह, लेकिन आपके हस्बैंड को सबसे पहली बात तो आप साथ बैठी हुई हैं, सही है, तो आपके हस्बैंड को तो ये सोचना भी नहीं चाहिए था कि किसी औरत को लिफ्ट दे दें। नहीं, असल में एक आदमियों की आदत होती है ना, अगर अच्छी औरत देख लेते तो सोचते कि लिफ्ट दे। नहीं, हमारी हर आदमी की आदत नहीं होती। नहीं, ज्यादातर 99% में होती है। तो आपके मियाँ जो 99% में आते हैं 1% में नहीं आते, यूनिक नहीं है इसका मतलब, सब एक जैसे। खूबसूरत औरत देखे हर आदमी सोचते कि लिफ्ट करा ले। आप ऐसा गलत बता रहे। अच्छा, आप ऐसे फेसबुक पे ना रिप्लाई कर दिया करें। अरे चले, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी। ओके जी। भैया पहली बीवी मिली है जो अपने मियाँ को दूसरी औरत को देखने से भी आगे मतलब बिठा लिया, गाड़ी में लिफ्ट दे दी। और मियाँ साहब को भी सलाम है जी, वो मतलब रात के 3 बजे उनको इश्क का भूत सवार है और कहती हैं कि वो चुड़ैल थी। इश्क का भूत तो इनको सवार था भाई। खैर, बढ़ते अपने लास्ट कॉलर की तरफ। लेडीज एंड जेंटलमैन, 111000105 पे देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? जी, मैं साइमा बात कर रही हूँ अहमदाबाद से। जी साइमा जी, आपकी आवाज सही नहीं आ रही है। सही नहीं आ रही है? जी, पाकिस्तान की आवाज आ रही है आपकी। हाँ, पाकिस्तान के हर उस इदारे की तरह मेरी आवाज हो गई जो कि किसी कभी काम आती थी लेकिन अब नहीं आती। एक तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी जो खातून कह रही थी कि अहमदाबाद की तरफ जो खाई है वहाँ पर कोई भी खाई नहीं है, और मैं भी 28 साल मुझे भी हो गए और यहाँ पर कभी भी जंगल नहीं देखा। और मैंने भी नहीं देखा था, लेकिन उनके 25 साल मुख्तलिफ होंगे शायद। मेरे 25 साल नहीं है, सुनकर ही अजीब लग रहा है, लेकिन हो सकता है उनका कोई वाक़या। मैं अपनी तरफ से ऐसी जरा जाते जाते हंसी मजाक की बात यहाँ पर
कोई भी जंगल नहीं था। मुझे भी 28 साल हो गए। तो मैं अब अपने वाक्य की तरफ आऊंगी। मेरा कुछ वाक्य, मिनाज भाई आवाज आ रही है? जी बोलिए। मेरा वाक्य कुछ इस तरह से है कि मेरी नानी जो है वो दमो दरूद करती है लोगों पर। तो उनके पास एक लड़की को लेकर आए थे, तकरीबन उसकी उम्र 17-18 साल है। वो लड़की जब लेकर आया उसके हाथ पांव बिल्कुल नीले हो रहे थे, बिल्कुल नीले, और उसका जो मुंह है वो इतना, अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे खुद कपकपी हो रही है। उसका मुंह बिल्कुल टेढ़ा था जैसे गाल की तरफ हो, और वो अजीब आवाज में बोल रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी जबान बोल रही है। अजीब वो गरीब आवाज और अजीब वो जबान उसकी। सुनकर ही ना हम तो वहां से भाग गए थे कि हमें तो समझ में नहीं आ रहा था वो बोल क्या रही है। लेकिन फिर हम ना उनको छुपकर देख रहे थे कि भाई आखिर क्या हो रहा है यहाँ पर। एक तजस्सुस होता है। तो हमने देखा कि हमारी नानी ने उसको दम वगैरह किया। उसके बाद उससे पूछा कि आप यहाँ पर क्यों आए हो और क्यों इस बच्ची को आप तंग कर रहे हो। तो उसने कहा कि मैं किसी और औरत पर था, और जब वो औरत जैसे उस पर कोई कैफियत हो गई थी तो ये उसने इस लड़की ने उस औरत का मजाक उड़ाया था। सही। जो मुझे बहुत बुरा लगा, और मैं इससे बदला लेने आया हूँ और मैं इसको मार दूंगा। जैसे वो आवाज बोल ऐसे रहा था, वो सिंधी में बोल रहा था। और हम यकीन कह रहे हैं, हमें सारी जिंदगी में मैंने ऐसा अजीब वाक्या नहीं देखा। हेलो जी बोलिए। जी, तो ये मेरा वाक्य था, मैं आपको बता रही थी। उसके बाद माशाल्लाह से वो लड़की बिल्कुल ठीक ठाक है, बिल्कुल ठीक हो गई है। हमारी नानी ने उसको दम वगैरह किया, उसके बाद बिल्कुल माशाल्लाह से ठीक है। और वो माशाल्लाह है भी इतनी प्यारी कि शायद उसके ऊपर हो गया हो। अच्छा, आपका भी जो वाक्य है वो ज्यादा वैसे आपस की बात है, कॉन्फ्लिक्ट करता है खुद ही। हाँ, जैसे आपने पहले कहा था कि मुंह टेढ़ा था। जी हाँ, है ना। और उसके बाद आपने कहा कि वो इतना टेढ़ा था कि गाल तक था। जी हाँ, और ऐसे ही बोल रही थी। और वो कैसे अच्छा, और फिर वो क्या कैसे, मेरी बात तो सुन ले। हाँ, सारी औरतों में प्रॉब्लम होती है, सुनती नहीं है, बस बोलती जाती है। तो और क्या बताया था आपने, क्लियरली बताइएगा दोबारा से। ये कि वो अजीबोगरीब आवाज में बोल रही थी, अजीबोगरीब जबान थी कि वो मैं बोल भी नहीं सकती। अजीबोगरीब आवाज थी उनकी, और जबान भी उनकी अजीब थी। जी हाँ। अच्छा जनाब, चले। हाँ, ये मैं कह सकती हूँ कि अगर कोई सुनने वाला हो या शायद वो यकीन ना करे, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है। अच्छा, नहीं मतलब जो भी आपने अभी फिजिकली उनको डिस्क्राइब किया, आई थिंक ये एक बीमारी तो लकवा होती है, एक होता है पैरालिसिस होता है। कुछ भी नहीं था। आप कुछ सोचे 40 दिन के अंदर अंदर वो लड़की माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक हो गई। तो किसने कहा कि याद भी नहीं था? नहीं मतलब किसने कहा कि पैरालिसिस सही नहीं होता या लकवा सही नहीं होता? लकवा भी 40 दिन में सही हो जाता है। और रही बात आवाज चेंज होने की, देखिए ये इंसान की हर एक जो बॉडी पार्ट है, छोटे से छोटा, उसकी कोई ना कोई वजह है जिसकी वजह से वो एग्जिस्ट करता है। जब मेरी वालदा का ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ था, तो उनका जब ट्यूमर रिमूव हो गया था, तो उसके बाद डॉक्टर ने हमें बोला था कि मेरी वालदा का जो लेफ्ट आंख, लेफ्ट चीक और लेफ्ट कान, ये तीनों, लेफ्ट कान तो मेरी वालदा का बिल्कुल खत्म है, उसको सुनाई नहीं देता वहां से, लेकिन मेरी वालदा की लेफ्ट आंख और लेफ्ट चीक, जो मतलब लिप हो गया पूरा लेफ्ट साइड, वो मूव नहीं करेगा कुछ अरसे तक। उनका जो कुछ मेडिकल पॉइंट से कुछ अरसे का मतलब था 2 से 3 साल। मेरी वालदा को अब 3-4 साल हो चुके हैं उनके ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन में, आई बिलीव 2.5 साल हो चुके हैं से। जब वो पहली बार ऑपरेशन थिएटर से वापस आई थी और मेरा और उनका आमना सामना हुआ था, मैं आपको बता रहा हूँ तो मुझे उनकी शक्ल याद आ रही है, तो मैं लिटरली, मेरी आंखों में आंसू थे, मैं बर्दाश्त कर रहा था। मैं अपनी वालदा के सामने बहुत कम रोया हूँ, शायद वालिद साहब के इंतकाल पे रोया था या किसी और अपने मामू के नाना के इंतकाल पे रोया था बस। तो उस वक्त जो मेरी वालदा की जो शक्ल थी वो इस तरह की थी कि मेरी वालदा की एक आंख ब्लिंक नहीं कर रही थी, मतलब एक आंख 24 घंटे खुली रहती थी चाहे वो सो भी रही हो, क्योंकि उनकी ब्लिंकिंग पावर जो थी वो खत्म हो चुकी थी, पलक झपकने की जो ताकत थी वो खत्म हो चुकी थी। दूसरी,
उनका जो लेफ्ट लिप था, अपर लिप और लोअर लिप, वो मूव नहीं करता था, जिसकी वजह से उनका राइट साइड काम करता था, लेफ्ट साइड काम नहीं करता था शक्ल की। तो होता यह था कि हमें एक एबनॉर्मल सी शक्ल सामने नजर आती थी। तो मेरी वालदा के जो राइट लिप्स थे वो मूव करते थे, राइट आंख ब्लिंक करती थी, तो ऑटोमेटिकली जब उनके लिप्स सही तरीके से मूव नहीं करते थे तो अंदर जो जुबान थी वो सही तरीके से मूव नहीं करती थी, और वो शुरू के 1-1.5 महीने तक सही तरीके से बोल भी नहीं पाई। उसके बाद उनको टाइम लगा, उनकी फिजियोथेरेपी हुई, होते होते अब 2 साल हुए, अब जाके अभी भी वो 60-70% सही हुई हैं, या 80% तक सही हुई हैं। तो ये एक मेडिकल पॉइंट मैंने बताया था आपको। खैर, बहुत सारे लोग के मैसेजेस आए कि हमारे शो के दौरान उनको आवाजें आ रही हैं, तो मैं शायद समझा मजाक करें, लेकिन जैन ने अभी मुझे मैसेज किया। जैन, आपने तो मुझे डरा दिया। वो कहते हैं यार सीरियसली आपके शो में आपके पीछे से, मेरे पीछे से आवाज आ रही है। ओके, खैर आ रही होगी ये तो जैन, तुम्हें भी पता है और बाकी लोगों को भी पता है कि किन सर्कमस्टेंसेस में ये शो हो रहा होता है। खैर, उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने अपने SMS भेजे 1313 पे हॉट टाइप करने के बाद। उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने फेसबुक पे अपने मैसेजेस भेजे। जल्दी से आप लोग के नाम शामिल कर लेते हैं सभी का। फिरोज, बिलाल, समरा, अहमद, ओसामा, इसके अलावा साद सलीम, आपका शुक्रिया। इंसिया, जाफर, मेहदी, मेहदिया, बख्तियार वास्ती, आपका भी शुक्रिया। बाबा, चले आपका शुक्रिया। फरा अयूब, थैंक यू सो मच। खिजर तौहीद, आपका शुक्रिया। हमजा, एम खुर्रम, आपका भी शुक्रिया। 2 चीजें जो मैंने इंपॉर्टेंट बताई थी अपने शो में वो ये थी कि एक डॉक्यूमेंट्री BBC ने बनाई थी जिसका नाम था प्लैनेट अर्थ। वो आपको किसी भी अच्छे वीडियो स्टोर से मिल जाएगी। 5-6 CDs पे मबनी वो एक पूरे एक कैसेट होगी, CD होगी। उसको आप देखिए, एक चीज आपको दुनिया के बारे में पता चलेगी और ऐसी जगहों के बारे में आपको पता चलेगा। लिटरली आप कहेंगे ये जगह भी इस दुनिया में मौजूद है। एग्जैक्टली। इसके अलावा उवैस शाह, आपका मैसेज आया, थैंक यू सो मच। जेब्स शेख, थैंक यू सो मच। दानिश, महक नाज, आपका भी शुक्रिया। इसके अलावा असद शहजाद, आपका भी शुक्रिया। RKR पारस, थैंक यू सो मच। इशाल अली, थैंक यू। एंड नबील नकवी, आपका मैसेज का शुक्रिया। नाजुक, थैंक यू। दानिश अली, अनस अमूदी, आपका शुक्रिया। अदनान खान, शेरी आसिफ एंड आयशा, थैंक यू सो मच। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सना इमरान, थैंक यू सो मच। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाजत। इंशाअल्लाह ताला जिंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी आप लोगों से। माजरत कि जाते जाते मैंने जरा लास्ट कॉलर्स के साथ थोड़ी सी हंसी मजाक कर लिया, वो भी इसलिए क्योंकि उन्होंने बहुत वैसी बात की थी जिसपे मुझे हंसी भी आ रही थी। आई एम सो सॉरी। वेल, विद दिस लेडीज एंड जेंटलमैन, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सैटरडे आप लोगों से मुलाकात होगी इन द सेम प्रोग्राम जिसका नाम है द लेट नाइट हॉरर शो। जाते जाते बस एक बात आपसे दोबारा से कह दूं, हंसी मजाक अपनी जगह, झूठ अपनी जगह और सच अपनी जगह। सच्चाई ये है कि ये मखलूक एग्जिस्ट करती है 110%। बाज जगह इनको विच का नाम दे दिया जाता है, बाज जगह चुड़ैल कह दिया जाता है, भूत, डीमन, डेविल ये नाम दे दिए जाते हैं सब ये एक ही नाम के अंडर जिसे जिन्नात कहा जाता है। हो सकता है कि आपका बिलीव ना हो इन चीजों पे, वो कोई फोर्स भी नहीं कर रहा, लेकिन एक सेकंड के लिए सोचिए कि जिस कमरे में, जिस जगह पे अभी आप बैठ के प्रोग्राम सुन रहे हैं,
हो सकता है आप अकेले ना हो, सकता है कोई ऐसी मखलूक आपके इर्द गिर्द मौजूद हो जिसको आप तो देख नहीं सकते, लेकिन वो आपको देख सकती है। तो परहेज करें मजाक उड़ाने से, हर उस चीज का जिसको आपको लगे कि आपका मजाक उड़ाना उसको बुरा लग जाए। इससे किसी को फायदा नहीं होगा, सिर्फ आपको होगा। खुदा हाफिज।